ओके, आई होप कल हमने जहाँ तक कवर किया था कोई डाउट किसी को नहीं है, कोई डाउट है तो बताओ। No doubt. नो डाउट टिल नाउ, ओके दैट्स ग्रेट। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप उसके ऊपर जैसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, इवन इवन दो अगर आप एग्ज़ाम अगर नहीं भी दे रहे हो, स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप उसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह करो, सो दैट आपको और जो है ना चीज़ें कंसेप्ट क्लियर होंगे, मे बी वहाँ से कुछ और चीज़ें निकल के आए जो शायद हमने डिस्कस ना करी हो या कुछ है ना, तो दैट वी कैन डिस्कस इन द फर्दर क्लासेस। ओके, सो टिल नाउ वी टॉक्ड अबाउट सर, क्वेश्चन कहाँ से करना है? क्वेश्चंस। बहुत सारी बुक्स है, जैसे मतलब मेनली तो दो बुक्स, अगर अगर आप एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हो तो अभी के टाइम पे जो अवेलेबल है दैट इज़ सूरज कुमार एंड पीपी मोहंती। और सर जनरल नॉलेज के लिए अगर करना है तो फिर सिर्फ नॉलेज के लिए करना जनरल नॉलेज इन द मतलब मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पास बंच ऑफ पीडीएफ्स पड़ी हुई है फॉर उसमें एनाटमी से भी कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास 3-4 पीडीएफ्स, ज़्यादा ही है, मैं वो ग्रुप में सेंड कर देता हूँ सर? आफ्टर द क्लास। सर हाँ, टॉपिक वाइज है क्या टॉपिक वाइज, या रैंडम है? सब्जेक्ट वाइज है मेरे पास। अच्छा, हाँ, उसमें आई थिंक एक फार्मा की ओके भी ओके। पीडीएफ है, मतलब पीडीएफ इन द सेंस वो मतलब मेरी नहीं है वो, कुछ बुक्स है, कुछ क्वेश्चंस है जो मतलब मैं प्रैक्टिस किया करता था, तो मेरे पास कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है, वो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा वो सारी बुक्स, वो तो सिंपली बुक्स ही है। थैंक यू सर। ठीक है, तो उसमें ओके सर। एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो वहाँ से बाकी तो जो अपना जो संडे संडे को जो टेस्ट होगा तो उसमें भी तो होगा ही, उसमें भी हर एक में 50 क्वेश्चन है, तो आप लेके चलो टोटल कितने 8-9 टेस्ट कुछ होंगे, लास्ट वाले में 100 क्वेश्चन होंगे, तो वो वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। चलो ठीक है। ओके, तो हमने ओके, आई होप यहाँ तक हमें वेलगस वेरस फोर्स वाला कंसेप्ट हमें क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है हमें, है ना। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने डिस्कस किया था ना कि जो डिफॉर्मिटीज़ के बारे में हमने बात करी थी, है ना, कॉक्सा वेरा कॉक्सा वेल्गा, है ना। तो यहाँ पे द थिंग इज़ कि यहाँ पे वी कैन टॉक अबाउट द डिफॉर्मिटीज़, मेजरली वी आर टॉकिंग अबाउट द कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़, या फिर हम कह सकते हैं कि डिफॉर्मिटीज़ विच वी कैन सी इन द बोन बिकॉज ऑफ इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फोर्स। जब हम ऑर्थो में पढ़ेंगे ना, देयर वी विल सी, वहाँ पे भी हमें कॉक्सा वेरा देखने को मिल सकता है, कॉक्सा वेल्गा देखने को मिल सकता है, बट दैट विल बी मोर रिलेटेड टू द यू कैन से द फ्रैक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर बोन, उसके उस बोन के फ्रैक्चर की वजह से दैट बोन इज गोइंग इनटू अ वेरस पोजीशन और अ वेल्गस पोजीशन, वो हम वहाँ पे देखेंगे। बट वी कैन से दैट बिकॉज ऑफ फ्रैक्चर एज वेल, और यू कैन से बिकॉज ऑफ फोर्सेज ऑन द बोन, और यू कैन से कंजेनाइटली और ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ द बोन, उस टाइम पे जो बोन के ऊपर फोर्सेज आ रहे थे, बी इट द वेल्गस और द वेरस, बिकॉज ऑफ दैट वी सॉ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी, जिसकी वजह से हमें वेल्गस या वेरस डिफॉर्मिटी उस बोन में देखने को मिली। ठीक है, ओके। ओके, तो अपार्ट फ्रॉम दैट हेयर वी कैन सी, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ है, हमने हमने रेडियस एंड अल्ना हमने डिस्कस कर लिया था। कैन एनीवन टेल मी कि वाई, यहाँ पे मसल अटैचमेंट्स के बारे में बात की गई है, तो वाई सम ऑफ देम आर इन रेड एंड सम ऑफ देम आर इन ब्लू, कोई अगर मेरे को ये बताना चाहे। और Red is the origin and blue इन is expression. हाँ, ओके, सॉरी, एक एक, एक मंजारी आप बता दो, मंजरी, सॉरी मैं हाँ सर, सॉरी मैं नाम अगर गलत मंजरी प्रोनाउंस करूँ। मंजरी। हाँ, हाँ, ओके। हाँ, हाँ, रेड origin है और blue insertion. हाँ, ओके, ठीक है। इट मीन्स कि रेड इज़ द ओरिजिन एंड ब्लू इज़ द इंसर्शन। इट मीन्स कि यहाँ पे इट इज़ शोइंग दैट कि वो मसल कहाँ पे अपना एक्शन शो कर रही है, वी कैन से, है ना। देन वी कैन वी आर सेइंग दैट दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बोन जहाँ पे मसल अटैचमेंट है, दैट इज़ द इंसर्शन। एंड मोर और लेस वी कैन सी कि वी हैव गॉट, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑन द medial side we have got the flexor muscles, है ना। mostly we will see flexor origin, अभी हम ह्यूमरस में पढ़ेंगे तो we will see the medial epicondyle will be the major origin for the flexor compartment muscles, है ना। flexor compartment जो कि हमारी ventral side of forearm पे होती है, extensor compartment on the dorsal side ना। apart from that कोई मेरे को इस tuberosity का नाम बताएगा जहाँ पे बाइसेप ब्रेकियर का Radial इंसर्शन, tuberosity. हाँ, that is the radial tuberosity. Okay, great. Okay, apart from that, just remember this thing that we have got a supinated, मतलब we are going to talk about these muscles. We have got a separate class for upper limb muscles, for lower limb muscles. उसके अलावा हमारी abdominal muscles के लिए भी we have got separate different classes उसके लिए, ठीक है। वहाँ पे हम we are only going to talk about the muscles, उनके origin, insertion और you can say the attachments and उनके action and nerve supply.
दैट इज़ ऑफ utmost importance. वो सब समझना ज़रूरी है. More or less we can see that यहाँ पे किस तरह से pronator quadratus for pronation हमारे यहाँ पे present है. We are going to talk about these muscles in detail. अभी मैं इससे आगे बढ़ जाता हूँ. Okay, now we are going to talk about the humerus. Okay. ठीक है. Okay. तो okay, if I ask you that which is the longest and the strongest bone in the body, तो बताएगा? femur. It is the femur. It is the second largest, or you can say second longest and second strongest, or you can say second longest bone. That is Humerus. that is this Humerus. that is the okay. Humerus. Yeah, नहीं sorry मैंने गलत क्वेश्चन फ्रेम कर दिया. हाँ, okay, it is tibia. Second longest bone जो है, it is supposed to be in the lower limb only, so that is supposed to be the tibia. In the upper limb, which is the longest bone, that is the humerus. Humerus. हाँ, मैंने क्वेश्चन गलत फ्रेम, sorry. Okay, तो हाँ, okay, तो it is the longest and the strongest bone in the upper limb. Then we say that it is the humerus, but in the lower limb, or you can say in the body, that is supposed to be the femur. Okay. Now again, it is a long bone. We can divide it into a proximal part. We're going to talk about the head, or you can say the proximal part of the humerus, the shaft of the humerus, and then the distal part of the humerus. ठीक है? And then we are going to correlate कि जैसे हमने trochlea and capitulum हमने थोड़ा बहुत discuss किया था, तो how it is going to articulate with the radius and the ulna, है ना? Okay, so now here we are dividing it into the proximal and ये line थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए थी, मतलब ये कहीं यहाँ होती तो better होता, है ना? ये पूरा shaft है, and then दूसरी line कहीं यहाँ होती, because here we are going to talk about the distal end or the lower end. Okay. Now talking about the upper end में mainly we can see there are majorly some of the necks that we can see here. Neck में अगर हम देख रहे हैं, first of all this neck, this one we are calling it as the anatomical neck. Anatomical neck, why we are calling it as anatomical neck? Because we can say that it is helping the humerus for the development of its anatomy, or you can say here we can see there is this line that is the fused epiphyseal line. जैसे हमने कल बात करी थी, that in case of children they have got this cartilaginous plate, है ना, and which is responsible for increasing the length of the bone. And ये type का ossification कौन सा था, intramembranous या enchondral? Exactly, it was enchondral ossification. And clavicle में भी enchondral ossification होता है, So intramembranous ossification होता है. Okay, great. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि it okay. तो but जब एक बार जब once the bone has completed the ossification process, or we can say once this cartilaginous plate has converted into we can say this cartilaginous plate gets converted into an adult bone, है ना, and in that case we can just see a fused line here. एक fused line हमें देखने को मिलेगा. यहाँ पे पहले ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेजेस यहाँ पे कार्टिलेजनस प्लेट प्रेजेंट था, जो कि इवेंचुअली कन्वर्ट हो गया इनटू एडल्ट बोन, एंड इवेंचुअली वी कैन सी जस्ट अ फ्यूज्ड लाइन, एंड दैट वी आर कॉलिंग इट एज द एनाटॉमिकल नेक. ओके, नाउ वी कैन सी कि इतना कॉमनली वी डोंट सी एनी काइंड ऑफ फ्रैक्चर और समथिंग इन द एनाटॉमिकल नेक, बट द थिंग दैट नीड्स टू बी रिमेंबर्ड हियर इज दैट if you make an angle of the anatomical neck with the shaft, so we are talking about this particular angle. So this is basically an obtuse angle. So here it is saying that okay, obtuse angle with the body of the humerus. Can anyone tell me what is an obtuse angle and acute angle? Greater than 90 degrees. Greater than 90 degrees obtuse, less than 90 degrees acute, and there is another angle that is called as reflex angle. I think reflex ही बोलते हैं, reflex angle ना, that is more than 180 degree. Okay, that is more than 180 degree, that is reflex angle. Okay, so here we are seeing that it is making an angle that is more than 90 degree with the shaft, the anatomical line. Okay, or we are calling this region as the anatomical neck of the humerus. Apart from that, we have got another. देखो अब यहाँ पे we can see यहाँ पे थोड़ा सा weaker section आ गया of the humerus. This is the neck of the humerus, and we are calling it as the surgical neck. Now this region is very frequently we can see fracture. Let's say in case of RTA. Can anyone tell me what is an RTA? RTA. Road traffic accident. That is road traffic accident. Exactly. ना, तो it means कि in case of RTA, so we can see that this is the region of the bone that is most frequently that is going into fracture. Now there are certain we can see not the deformities, but we can see certain structures, the nerves and the arteries which are getting affected because of the fracture of the surgical neck of humerus. We are going to talk about that in the next slide. But अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि okay, we have got the surgical neck. We talked about the surgical neck. This particular region a bit lower than the anatomical neck. Anatomical neck is just the fused
epiphyseal plate. Apart from that, we have got on the lateral side, we have got the greater tubercle. On the anterior side, this is the anterior view, na? So this is the anterior view. On the anterior side, we have got the lesser tubercle. On the lateral side, we have got the greater tubercle. Okay? And apart from that, in between these two tubercles, we have got the intertubercular groove or the sulcus. Na? That is the intertubercular sulcus or the intertubercular groove. Now there are some certain muscle attachments in this region, and apart from that, there is one muscle tendon that is passing through this region. Can anyone tell me? कोई अगर बताना चाहे? There is one muscle tendon. Bicep tendon. Exactly. Biceps muscle. Yeah. The कौन सा head? Long head or short head? Long head. Exactly. That is the long head. So okay, so we are going to talk about that. But हम यहाँ पे देख रहे हैं कि we have got the long head of bicep that is passing through this sulcus, or we can say between these two tubercles. Okay. Okay. If we compare the same thing with the femur, वहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम अलग है. वहाँ पे वी कैन सी कि ग्रेटेड वहाँ पे वी आर कॉलिंग इट एज ट्रोकेंटर, है ना. तो ग्रेटेड ट्रोकेंटर इज ऑन द लैटरल साइड, बट द लेसर ट्रोकेंटर इज समवट हियर ना, ऑन द मीडियल साइड, not like the humerus जहाँ पे lesser trochanter is on the anterior side. In the femur we have got the lesser trochanter on the medial side, on the inner side of the femur. Okay, so okay, we have talked about the intertubercular sulcus, we talked about the anatomical neck and the surgical neck a bit. We are going to talk about these in detail, but we can see the greater and the lesser tubercles and the intertubercular sulcus. Okay, again we can see the anatomical neck of the humerus and the surgical neck of the humerus. Okay, we have just seen the basic structures अभी के time पे कि proximal part of humerus में क्या क्या structures present है. Now coming up to the conditions that is related to these structures. Okay, so first of all, the most important and the most frequent one, that is the fracture of the surgical neck of humerus. Okay, so of course we can see this is the surgical neck of humerus. And in case of RTAs, on why in case of RTA, or we can say in case of any kind of force being put on the humerus, so in that case we can see this is a region ना जहाँ पे most commonly एक तो हम देख रहे कि ये region कितना ज़्यादा feeble है, कितना weak है as compared to the head. So it means कि there are forces being put on the bone, but of course जहाँ पे bone काफ़ी weak होगी वहाँ पे bone का fracture काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा. ठीक है. Okay, apart from that, there is this region that is called as corticocancellous junction. Corticocancellous junction के बारे में हम ऑर्थो में डिटेल में पढ़ेंगे, बट हम देखते हैं कि मतलब there is a region at the end of a bone, mostly in the long bones. We will see कि outer part of the bone is made by the cortical bone, inner part of the bone, that is the soft bone, that is made by the cancellous bone. ठीक है. तो we can say at the region जहाँ पे corticocancellous मतलब जहाँ पे हमारा shaft almost end हो रहा है, and the epiphyseal region, you can say, or the metaphyseal or the epiphyseal region of the bone is starting. This is the diaphyseal region, this is the metaphyseal region, this is the epiphyseal region जो कि articulate करता है. Okay, so we can see that because of that also the corticocancellous जहाँ पे cortical bone, outer hard bone जहाँ पे end हो जाती है, and उसके बाद cancellous bone start हो जाती है, तो that can also be a potential region for the fracture of that bone. ठीक है. थोड़ा आइडिया दे दिया corticocancellous junction का, बट उसको हम प्रॉपरली समझेंगे आगे. लेकिन अभी हम यहाँ पे देखते हैं the surgical neck is majorly getting fractured. Now because of the surgical neck, because of the fracture of the surgical neck of humerus, we can see there are two structures. दो structures के नाम यहाँ पे याद रखने बहुत ज़रूरी है. The first one is the axillary nerve, and the second one is an artery, that is a posterior circumflex humeral artery. So this artery, this is the posterior. So we are looking at the posterior, we can say this is the posterior view of the humerus, and from the posterior side we can see this is the artery जो कि circumflex कर रही है, which is wrapping around the neck, the surgical neck of humerus, and it is wrapping around posteriorly. So we can call it the posterior circumflex humeral artery. Apart from that, we have got this nerve that is called as the axillary nerve. Okay. So if you talk about the axillary nerve is majorly supplying. Can anyone tell me the muscle that is being supplied by the axillary nerve? That is the deltoid. Apart from that, we have got one more muscle. एक और muscle होती है. That is teres minor. हाँ. Okay, teres minor, and we have got this thing deltoid. ठीक है. Apart from that, there are some fibers of ट्राइसेप ऑल्सो जो कि थोड़ा बहुत सप्लाई होता है बाय एक्सिलरी नर्व, बट ओके, तो उसको उतना सिग्निफिकेंस नहीं है, बट मेजरली वी आर टॉकिंग अबाउट द डेल्टॉइड एंड द टीरीज माइनर. ठीक है. एंड ओके, तो वी कैन सी ऑफ कोर्स दोज आर द टू मसल्स विच आर ऑफ कोर्स गोइंग इनटू पैरालाइज स्टेट इफ देयर इज अ सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस. Apart from that, of course, this artery can also get hampered,
and okay, because of that also we can see this posterior circumflex humeral artery. This is also supplying majorly the teres minor, the teres major. Apart from that, the deltoid muscle is also being supplied by this particular artery, or you can say the branches of this artery. ठीक है, तो तभी हम बोल रहे हैं कि mostly the muscles related to this structure. And apart from that, if we are talking about the nerve, the axillary nerve and the teres minor, sorry, axillary deltoid muscle and the teres minor muscle, those are the two muscles which are going into paralyzed state if there is a fracture of the surgical neck of humerus. I hope अब हमें यहाँ तक समझ आया. Yes, sir. That we are talking about Yes. surgical neck, है ना, fracture of the surgical neck of humerus. Okay. Yes, sir. Okay. Talking about arteries and veins. आर्टरी की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मेजरली वी सी मेजर आर्टरी अराइज करती है फ्रॉम द हार्ट. कैन एनीवन टेल मी द नेम ऑफ दैट आर्टरी? दैट इज द Iota. aorta. Exactly. Iota. Exactly, that is the aorta. And apart from that we can see कि aorta जो है, aorta further it divides into different branches. तो we can say that arteries जो होती है, arteries have got branches, है ना. Majorly एक artery arise होती है and then it bifurcates in, or we can say divides into different branches. But if we talk about the veins have got veins में branches नहीं होती है, veins में tributaries होती है ना. So we have got different veins, you can say in the distal region, distal part of the body, you can say in the lower limb. And then though veins they you can say attach to each other and then they make a single major vein, है ना. ऐसे ही हम देखते हैं अलग अलग veins होती है जो कि मिलती है and ऊपर आते आते, तो it means कि different veins they meet each other and eventually they make a tributary, है ना. जैसे rivers की tributaries होती है ना, दो river मिलके एक major river बनाती है, that we can say that two veins have got a tributary. तो veins के terms में भी we use the term tributaries, arteries में we use the term branches. Okay. Okay, आगे बढ़ूँ मैं? यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, ठीक है. Okay, so okay, now talking about the intertubercular sulcus, or you can call it the bicipital sulcus. Why the bicipital sulcus? Because I think yesterday also we talked about this, that if we talk about the attachments, the proximal attachments of the bicep, so we have got the long head of bicep that is attached on the yeah. हाँ, राम्या बताओगे? On the, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? Supraglenoid tubercle, है ना. Okay, on the supraglenoid tubercle, and the short head is attached on the coracoid process. Exactly, है ना. And we talked about certain muscles जो कि coracoid process से attachment होती है. खैर, okay, तो we can see कि the long head, तो of course it is passing through this particular region and then it attaches to the supraglenoid. I hope everyone knows, everyone has this mental picture of the supraglenoid tubercle या फिर insertion. I don't want to show the image. यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे we can see we have got this intertubercular sulcus, and through this we have got the long head of bicep. Eventually जो हमारा we can see यहाँ पे हमारा glenoid tubercle है, तो supraglenoid मतलब glenoid के superiorly we have got the tubercle जहाँ पे it is getting attached, है ना. That is called as supraglenoid tubercle. There is another muscle that is getting attached on the infraglenoid tubercle. Can anyone tell me? Infraglenoid tubercle पे, that is Long head of tricep. exactly, that is the long head of tricep, है ना. Triceps. हाँ, है ना. तो long head of tricep on the infraglenoid tubercle, supraglenoid tubercle पे we have got the long head of bicep. And apart from that, tricep के दो और head होते हैं ना, lateral head and medial head, है ना. तो medial head is a bit, मतलब दोनों का attachment is on the posterior side of the humerus. A bit proximal is the attachment of the medial, and then a bit distal to that is the attachment of the lateral head. We will see that in the further classes. Okay, so we can see that we have got the intertubercular sulcus. There are a bunch of significance इस region के बारे में जब हम देखेंगे. And अगर आपको ध्यान हो, हम बायोमैकेनिक्स में we talk about, जब हम शोल्डर जॉइंट की बात करते हैं, GH जॉइंट की बात करते हैं, तो in that case we talk about the static and the dynamic stabilizations, है ना. The static stabilization of the GH joint and the dynamic stabilization of the GH joint. So in that particular case also we can see, let's say in case of dynamic stabilization we can see there are certain muscles
which are in contraction and which are eventually you can say increasing the congruence or the stability of the GH joint, है ना, when we are carrying out a particular motion. बट अगर स्टैटिक स्टेबलाइजेशन की बात करें वहाँ पे हम मसल्स की बात नहीं करते, वहाँ पे मेजरली वी टॉक अबाउट द ligaments and certain structures, the capsules and all those things which are eventually helps in maintaining the, you can say, the integrity of the joint. Okay, but in case of dynamic stabilization हम यहाँ पे we can see कि let's say अगर हम बाकी मसल्स अगर हम देख रहे हैं, let's say हमारे सिट्स मसल्स कुछ होती है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव गॉट अ डेल्टॉइड मसल, है ना, तो जो कि हम देख रहे हैं कि जो कि हमारी स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है. लेट्स से दोस मसल्स गोज इनटू पैरालाइज स्टेट. तो in that case we have got the long head of bicep which is again you can say somewhat इतना extremely नहीं but थोड़ा बहुत it is helping in maintaining the stability of the GH joint. कैसे? Because the tension in the tendon of the long head of bicep, it increases the tension in the capsule of the GH joint and eventually the capsule जो है उसमें tension अगर increase होती है तो हमारे joint की stability increase होती है. Let's say अगर हमारे बाकी muscles जो responsible थी which were responsible for maintaining the congruence of the GH joint, अगर वो muscles हमारे deltoid and rotator muscles जो है अगर वो muscles हमारी चली गई paralyzed state में, तो उस केस में responsibility बढ़ जाएगी ना हमारी बाइसेप टेंडन का के ऊपर, है ना. तो in that case we will see there is a typical thing that is seen that is called as hypertrophy of the long head of bicep. तो in cases जहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि if there are other muscles which are in the paralyzed state, है ना, and or we can say if the shoulder joint is going into frequent dislocations, so the responsibility on the long head of bicep increases, and in that case we see a typical thing that is called as hypertrophy of the long head of bicep. Can anyone tell me hypertrophy क्या होता है? Hypertrophy, हाँ, in size, increase in size, है ना, that is called as that we can see that increase in the muscle fibers. So we can call it, जैसे हम muscles में जैसे हम gym करते हैं तो gym करने के बाद exercise करने के बाद we can see कि we say that the muscle has come into hypertrophied state, है ना, because of that we can see the big bulky muscles. Okay, तो hypertrophy भी दो टाइप के होते हैं. One is the transient hypertrophy, another one is the permanent hypertrophy. आई थिंक अब सबने एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे हम कभी भी जैसे मतलब कोई भी हमने हैवी वेट लिफ्टिंग करी या कुछ करे तो उसके तुरंत बाद आई थिंक लड़कों ने ज़्यादा ये चीज़ एक्सपीरियंस करी होगी आई थिंक, क्योंकि मतलब वी कैन सी दैट कुछ टाइम तक हम ऐसे बोलते हैं कि मसल में पंप आ गया है ना, मसल का साइज़ हमें थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, बट इवेंचुअली वो वापस नॉर्मल हो जाता है कुछ टाइम के बाद, है ना. आई होप मोरलेस सबने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी होगी कभी ना कभी, है ना. अगर आप हैवी वेट लिफ्टिंग करते हो कुछ टाइम के लिए उसके बाद आप देखोगे मतलब कुछ टाइम के लिए जो मसल बल्क है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलता है. दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिएंट हाइपरट्रॉफी एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज कि यू कैन सी ऑफ कोर्स देयर इज हाई अमाउंट ऑफ मसल high amount of blood supply that is going towards that muscle, है ना, because there is increased requirement for the blood for the oxygen. So it means कि because of increased amount of blood supply to that muscle, we will see that the muscle will seem to be a bit bulky than what it was before that, and after some time the blood जो है वो it will dissipate back, and after that we will see कि muscle जो है वो size normal हो गया. So that is called as transient hypertrophy. But apart from that, after some time of continuous, you can say, resistance training, we will see कि muscle cells or you can say the fibers are growing, and that is called as a permanent type of hypertrophy of the muscle. Okay, so so we have talked about the bicipital sulcus. Now coming up to the GH ligaments. I hope यहाँ तक हमें points clear हुए काफ़ी कुछ, ठीक है? yes sir. Okay, I hope everyone is listening. कोई वॉइस में कोई ब्रेक तो नहीं हो रहा कुछ? अगर कुछ हो रहा है तो बता देना. yes sir. ओके, ठीक है, चलो ठीक है. ओके, अब हम बात कर रहे हैं अबाउट द GH ligaments. GH ligaments is simple. Okay, first of all, before talking about GH ligaments, we need to talk about the most common type of GH dislocation. कोई बताना चाहेगा which is the most common type of GH joint dislocation? Glenohumeral, that is, yeah, Anterior dislocation. yeah, exactly, that is anterior, or you can say anterior inferior dislocation is the most common type of dislocation that we can see in the GH joint. Likewise we can see, जैसे हम हर एक joint में ना हम देखते हैं कि उसका एक particular
टाइप का डिस्लोकेशन बहुत कॉमन होता है, जैसे एल्बो में हम देखते हैं पोस्टीरियर डिस्लोकेशन वी कैन सी, या फिर हिप जॉइंट में भी वी कैन सी पोस्टीरियर डैशबोर्ड इंजरी हम बोलते हैं, एंटीरो पोस्टीरियर फोर्स आता है जिसकी वजह से हेड ऑफ फीमर इट कम्स आउट ऑफ द एसेटाबुलम पोस्टीरियरली. तो वी कैन सी कि द स्ट्रक्चर्स or we can say the capsular ligamentous structures around that particular joint which are responsible for maintaining the stability of that joint, जिस रीजन पे वो स्ट्रक्चर्स वीक होते हैं या फिर लैक्स होते हैं, तो वी कैन सी कि देर इज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसलोकेशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर साइड, है ना. तो इट मीन्स कि वी कैन सी हियर कि इन्फीरियरली एंड ऑफ कोर्स एंटीरियरली. तो वी कैन सी कि यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं द जॉइंट कैप्सूल, द जॉइंट कैप्सूल इज ऑल्सो वेरी लैक्स एट दिस पर्टिकुलर रीजन. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस लिगामेंट, तो ये लिगामेंट भी देखो कितना ज़्यादा लैक्स दिखाया हुआ है ना. it is not as much taut, or you can say as much taut as compared to other ligaments. ठीक है, so that's why we can see most common type of dislocation, that is the anterior inferior type of dislocation in the GH joint. So if we talk about the ligaments, so on the anterior side we have got the superior GH ligament, the middle GH ligament, and the inferior GH ligament. And if we talk about the inferior GH ligament, we have got two bands of inferior GH ligament. This we can see from the lateral view. So inferior GH ligament का एक anterior band and another one is the posterior band. So it means from the inferior side, it is just जो दो ligaments है, they just cradle the GH joint, उसको properly hold कर रहे हैं from the anterior as well as the posterior side, है ना. And that is the anterior band and the posterior band of the inferior GH ligament. Apart from that the middle and the superior. Okay, simple. And here we can see कि inferior GH ligament जो है majorly the anterior band, that is the most lax ligament out of all these, and because of that there is this type of dislocation, the anterior one or the anterior inferior, that we can see most commonly in the GH joint. This is the intertubercular sulcus, and this is the long head of bicep tendon, है ना. Okay, likewise here we can see. Okay, up now the major function of these ligaments, of course gravity is acting downwards ना, तो there is a high probability कि GH joint का जो dislocation, मतलब let's say अगर dislocation की वजह से या फिर subluxation की वजह से, subluxation is partial displacement of a particular joint, है ना, from the position where it was supposed to be, and dislocation means कि completely it has dislocated from its original position. Okay, so now here we can see कि in case of let's say in case of subluxation or in case of dislocation, there is a high chance that of course the head of humerus is supposed to translate downwards because of the gravitational force, है ना. Gravitational force की वजह से it will translate downwards. So the major responsibility of these ligaments should be to maintain the integrity of the GH joint, to prevent it from translating, to prevent the head of humerus from translating inferiorly. ठीक है, so it means कि if we talk about the inferior GH ligament, the middle GH ligament, the superior, majorly the superior and the inferior, they are majorly responsible for preventing the inferior translation of the head of humerus. ठीक है, तो of course superiorly इसने hold किया हुआ है, trying to hold this thing, the head of humerus. Likewise the inferior GH ligament also trying to hold the head of humerus and preventing the head of humerus from translating inferiorly. Apart from that, the middle GH ligament, majorly it is preventing the anterior translation of the head of humerus. Okay, those are the major functions you can talk about when we are talking about these ligaments, okay, of the GH joint. Okay, the same thing is written here. I hope we are clear till now about the ligaments. Yes, sir. ठीक है. Okay, now talking about one more ligament, that is थोड़ा सा ligaments के बारे में, उसके बाद the interesting part will start. That is the coracohumeral. Again another ligament. We have talked about the bicipital tendon. Okay, here we can see there is a ligament that is called as a transverse ligament. Just remember this thing. That's why I am focusing more on the images. मैं pictures के ऊपर ज़्यादा focus करना चाह रहा हूँ, because यहाँ से हमें याद ज़्यादा रहेगा than जो written जो material है. Okay, so here we can see the bicep tendon passing through the intertubercular sulcus. We have got a transverse ligament covering this thing. Okay, apart from that we can see the joint capsule, and we have got the superior, the middle, and the inferior GH ligaments. We have got another ligament that is called as coracohumeral, simply coracohumeral. So it is, you can say it is mimicking, or you can say it is just like the superior GH ligament. Its function is almost the same, that again it is preventing the inferior translation or inferior displacement of the head of humerus. Okay, that is the coracohumeral ligament. I hope everyone remembers these two ligaments. This is the trapezoid and this is the conoid. नहीं, ये वाला, this is the conoid ligament, है ना, ये वाला पूरा. I hope everyone remembers these two ligaments, trapezoid and conoid.
है ना, and these were two okay, the parts of the coracoclavicular ligament है ना, attached on the inferior surface on the lateral one third of the clavicle, हमने कल डिस्कस किया था. Okay, there is यहाँ पे तो एक चीज़ वो लिखी हुई है that there is this subacromial space. Subacromial space is also of immense importance. हमने 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 I think हमने कल करके देखा था arm abduction with lateral rotation and internal rotation. Yes, sir. हाँ Yes, हाँ Yes, sir. ओके. तो जस्ट इमेजिन ना कि जब हम आर्म एबडक्शन कर रहे हैं, देर इज दिस बिग ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द हेड ऑफ द ह्यूमरस, प्रॉक्सिमल ह्यूमरस पे प्रेजेंट है. तो व्हेन द आर्म और यू कैन से द ह्यूमरस इज गोइंग इनटू एबडक्शन, है ना, तो वी मस्ट हैव दिस स्पेस ताकि जो जीटी है ये इजीली पास कर जाए अंडर द कोरैको एक्रोमियल आर्च, है ना, कोरैको एक्रोमियल आर्च के बीनीथ, अंडरनीथ इजीली हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल पास कर जाए, है ना. That's why we need this space. And apart from that, we can see if we precisely look keenly look at the structure of the coracoacromial arch. Anteriorly, the space is not that much as much we have got on the posterior side, and that must be the reason कि why we are able to complete the GH joint abduction with lateral rotation. जब हम GH joint को lateral rotation में लेके जा रहे हैं, in that case, of course, the GT is coming posteriorly, पीछे की तरफ जाएगा. आई थिंक दिस इज ऑल कॉमन सेंस ना, इसमें कुछ वो तो नहीं है. जीटी जो है, ग्रेटर ट्यूबरकल जो है, इट विल मूव पोस्टीरियरली जब हम जीएच जॉइंट का एक्सटर्नल रोटेशन कर रहे हैं. आई होप ये पॉइंट सबको समझ आया. हाउ द जीटी विल मूव पोस्टीरियरली, है ना, इट विल गो पोस्टीरियरली. Okay, now it can easily pass underneath the sub this thing, the coracoacromial arch, and that's why we are able to complete it. But अगर हम न्यूट्रल पोजीशन में हैं, या फिर लेट्स से अगर हम इवन वर्स अगर हम इंटरनल रोटेशन में ले आते हैं जीएच जॉइंट को, तो इन दैट केस द जीटी विल कम समवट हियर, and in that case it will है ना, the you can say the coracoacromial arch will give a resistance against the movement of the GT, or you can say against the movement of the humerus, and in that case we are not able to complete the range of motion for arm abduction. I hope अब सबको समझ आया कि why we are not able to complete the arm abduction in internal rotation or in neutral position, but in the lateral rotation. Yes, sir. Okay, okay, ठीक है. ओके, दीज आर ऑल द बायोमैकेनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस. जितना साथ में कवर हो रहा है उतना हम करते जाएंगे. बाकी ऑफ कोर्स इन चीज़ों को हम प्रिसाइजली डिटेल में हम पढ़ेंगे. ओके, तो ठीक है. तो वी हैव टॉक्ड अबाउट द लिगामेंट्स एंड द कैप्सूल एंड द टाइप ऑफ डिसलोकेशन. वी हैव टॉक्ड अबाउट द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, द बाइसेप टेंडन पासिंग थ्रू इट. देर आर सम मसल अटैचमेंट्स ऑल्सो. अगर हम इंटरट्यूबरकुलर सल्कस की अगर हम बात करना चाह रहे हैं, there are 3 muscle attachments also in that particular region. Okay, इसको हम थोड़ा आगे जाके देखते हैं. इससे पहले एक बार let's talk about the shaft. So right now we have talked about the proximal part of the humerus. Now let's talk about the shaft of the humerus. Shaft को अगर हम बात कर रहे हैं, shaft में simply we need to remember that we can divide the shaft into 3 halves. We can say the proximal, ठीक है, the middle part of the shaft, and then the distal part of the shaft. If we are looking at the cross sectional area, or you can say the cross section of the shaft of humerus, the proximal part of the shaft is more or less, you can say it is rectangular, or you can say oval in shape. When we come to the middle part of the shaft, we can see that it is more of pentagonal in shape. ठीक है, pentagonal means 5 sides, having 5 sides. ठीक है, and जितना हम distal आ जाते हैं shaft के, उतना it becomes more triangular, because of course after that we can see it is more, you can say, triangular shaped structure. हमारा ये हमारा supracondylar ridge है, these are the condyles, है ना. हमारा कौन सा, ये हमारा lateral condyle है, ये हमारा medial condyle, I think इस तरह से. Okay, तो it means कि यहाँ पे in the distal part of the shaft we have got the shaft is more triangular, the cross section of the shaft is more triangular. In the mid it is more pentagonal, and in the proximal part it is more oval in shape. ठीक है. And this question was asked in some of the exams. One of the exams किसी में पूछा गया था question. That's why I have put it here. ठीक है. Okay. Till now I hope we are clear. We have talked about the shaft. We have talked about the GH joint. We have talked about the certain ligaments. We have talked about the surgical neck of humerus, and the nerve and the arteries that is related to the fracture of the surgical neck of humerus. We have talked about the anatomical neck of humerus. I hope till now we are clear. Yes, sir. Yes, sir. Okay, ठीक है. Now since as we talked about the axillary nerve that was getting hampered when there was a fracture of the surgical neck of humerus,
Likewise, if there is a fracture of the shaft of humerus, there is a nerve that is involved that is called as the radial nerve. Okay, तो radial nerve here we can see कि on majorly radial nerve जो है more or less it travels all the way along the path, or you can say along the shaft of the humerus, and on its posterior aspect. तो अगर हम देख रहे हैं humerus, तो humerus के majorly on the posterior aspect of the humerus we have got a groove, है ना, through on which this thing, the radial nerve is traveling, or you can say it is passing. And if there is any fracture of the shaft of humerus का shaft का कोई fracture होता है, तो in that case there is a high probability of the radial nerve getting hampered. And since we know that the radial nerve, it is majorly, अगर हम फोर आर्म मसल्स की बात करते हैं, हैंड मसल्स की बात करते हैं, इवन आर्म मसल्स की बात करते हैं, all the muscles which are present on the you can say the dorsal aspect of the arm or the forearm or the hand, all these muscles are being supplied by the radial nerve. ठीक है, be it the extensor compartment muscles, be it the tricep muscles, or muscle, or you can say the muscles on the extensor compartment of the forearm, or you can say the extensor muscles of the wrist. ठीक है, all these muscles, even hand के अंदर भी सारी muscles के अगर हम पढ़ेंगे on the dorsal side, I hope everyone is clear with the term ventral and dorsal, है ना, anatomical position में, Yes, sir. है ना. Yes. तो palm is facing anterior, palm वाला side जो है that is the ventral side, and इसका opposite side जो है that is the dorsal side. तो it means कि सारी dorsal side muscles को simply it is the radial nerve. We can see कि radial nerve का कुछ branches है, superficial branch है, deep branch है, कुछ branches है, posterior introsus nerve आती है, anterior, वो सब branches आते हैं, लेकिन more or less हम देख रहे हैं कि it is the radial nerve that is supplying. We will talk about the branches in the further classes, but it is the radial nerve that is supplying. So of course, if there is any injury to the radial nerve, all these muscles are on the extensor compartment are going to get hampered. Because of that, the person is not able to do wrist extension, and that will lead to a condition that is called as wrist drop, जिसमें person, हाँ, that is the wrist drop, जिसमें person wrist जो है वो और you can say wrist joint को जो extension में नहीं ला पाएगा, and all the time it will be in a dropped position, है ना, wrist जो होगा वो drop, क्योंकि there is no, you can say no contraction of the extensor muscles because of that, and because of the injury to the radial nerve, and because of the fracture of the shaft of humerus. ठीक है, okay, so we have talked about the two structures, or you can say two type of fractures, or the two regions of the humerus जहाँ पे fracture हो रहा है, जिसकी वजह से the nerves are getting hampered, the radial nerve because of the shaft, and the axial nerve because of the surgical neck of humerus. Okay, okay, clear है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, ठीक है, okay. Now talking about the distal part, so we discussed about the distal part a bit. So we can see that this is इसका shape क्या था, hourglass shape है ना, hourglass shape structure. ठीक है, that is the trochlear. This a bit lateral to that we have got this circular structure that is called as the capitulum. ठीक है, and okay, तो can anyone tell me एक significance था ना हमारा trochlear का? Yes, sir. हाँ, Cubitus valgus. yeah, it was providing exactly cubitus valgus, or you can say it was leading to the formation of the carrying angle, है ना, because of this type of orientation of the trochlear, and of course the ulna is attached to the, because in this region the major attachment is between the humerus and the ulna, है ना, तो it is the humero-ulnar joint that is the major articulation. तो ulna का attachment किस तरह से होगा, that will be the major deciding factor कि हमारा elbow joint पे कैसा angulation बनेगा. So that's why we can see कि because of this type of angulation where the medial side is a bit more distal than the lateral side of the trochlear, because of that the ulna is getting attached at an angle, and that is leading to this cubitus valgus, you can say, or the physiological valgus इसको हम बोल सकते हैं ना. Even knee joint पे भी हम देखते हैं, we have got this physiological valgus, it is called as physiological valgus. कोई condition नहीं है valgus, but it is normal, it is present, but of course एक certain angle, एक threshold से ज़्यादा अगर present है तब we can call it as a deformity or something else, but अभी हम देख रहे हैं it is physiological valgus, it is normal. ठीक है, capitulum पे we can see it is the attachment of the head of radius that is getting attached to the capitulum. Apart from that we can see this coronoid fossa. I hope everyone remembers the coronoid process of which bone, coronoid process किस bone का बात था, it was of the ulna. I hope everyone remembers this cup shaped structure of the proximal ulna, and उस cup shaped structure का anteriorly एक वो था process था that was called as the this coronoid process.
एंड posteriorly एक और प्रोसेस बन रहा था, दैट वाज द olecranon. Exactly, that was yeah, exactly, that was the olecranon process. And of course जब हम elbow को flexion में लेके जा रहे थे, when the elbow was in the flexion position, तो in that case we can see कि जो हमारा coronoid process है ना, that will get fixed into which notch, into the coronoid, sorry, into which fossa, that is the coronoid fossa, this particular fossa है ना, on the anterior side. For sure this is supposed to be the anterior side of the distal humerus है ना. On the anterior side we can see this coronoid fossa. In case of elbow flexion we will see the coronoid process getting fixed into the coronoid fossa, and when the elbow is in extension position, in that case we will see the olecranon process is getting fixed into the olecranon fossa when the elbow is in the extended position. मैं images नहीं दिखाना चाह रहा इसमें. I hope सबको ये चीज़ समझ आ रही है. किसी को अगर डाउट है तो आप मेरे को बताओ इस चीज़ में. किसी को डाउट कोई? अगर डाउट है तो फिर मैं और इमेजेस ओपन करके. प्रथमेश क्लियर है? ओके, ग्रेट. ओके, तो ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन सी देयर इज वन मोर फोसा. एक और फोसा है फॉर द हेड ऑफ रेडियस ऑफ कोर्स, एंड हेड ऑफ रेडियस गेटिंग फिक्स्ड इन द केस ऑफ एल्बो फ्लेक्शन. ठीक है. Okay, so we have got certain fossas and certain you can say processes of the ulna, and we have talked about. Okay, there is one more thing. हाँ, एक तो हमने देख लिया कि एक तो हमारे अच्छा, there is a difference between, कोई मेरे को बताना चाहेगा, कोई ये मेरे को ये बताएगा बहुत सही रहेगा. There is a difference between condyle and epicondyle. हम कहीं पे टर्म यूज़ करते हैं condyle, कहीं पे टर्म यूज़ करते हैं epicondyle. कोई बताना चाहेगा? What is the difference between? Condyle is in femur. Okay, but we can call it as condyle in the humerus as well. ऐसे कोई बात नहीं है. मतलब हम humerus में भी condyle term हम यूज़ कर लेते हैं. Lateral condyle and the medial condyle. Epicondyle are present above the condyles. Above the, you can say देखो, there is no clear distinction between the epicondyle and the condyle. बुक्स में भी अगर आप देखोगे कहीं पे ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजली यूज़ हो जाते हैं. बट जो बेस्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आई वुड से दैट एपिकॉन्डाइल टर्म इज़ यूज इन टर्म्स ऑफ मसल अटैचमेंट. अगर आप बुक में देखोगे कहीं पे अगर लिखा रहता है कि देर इज दिस फ्लेक्सर कंपार्टमेंट मसल्स अटैच टू द मीडियल एपिकॉन्डाइल, वहाँ पे मीडियल कॉन्डाइल टर्म यूज़ नहीं होगा. इट मीन्स वी कैन से दैट मीडियल कॉन्डाइल का एक पार्ट है, दैट इज़ द एपिकॉन्डाइल, जहाँ पे हमारे मसल अटैचमेंट्स है. मतलब इन टर्म्स ऑफ मसल अटैचमेंट वी यूज़ द टर्म एपिकॉन्डाइल. But in terms of generally when we are supposed to talk about the whole structure, then we call it as the condyle simply. ठीक है. एंड समृद्धि का जैसे आपने बोला कि लोअर लिम्ब में फीमर में मोस्ट कॉमनली कॉन्डाइल टर्म ज़्यादा बुक में यूज़ किया गया है. इस तरह से अगेन क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है, बट आई होप आप सबको आइडिया लगाएगा कि मतलब एक मसल अटैचमेंट के टर्म्स में अगर हम टर्म यूज़ करते हैं देन वी कॉल इट एज द एपिकॉन्डाइल, तब वरना उसके अलावा हम सिंपली कॉन्डाइल टर्म यूज़ कर लेते हैं. ठीक है. ओके, ठीक है, कुछ रहा तो नहीं यहाँ पे. एंड कोई बताना चाहेगा कि मीडियल एंड लैटरल कॉन्डाइल दोनों में से ज़्यादा प्रोमिनेंट कौन सा है यहाँ पे? कौन सा हमें देखने को ज़्यादा मिल रहा है, मीडियल वाला कि लैटरल वाला? Medial. इट इज़ द मीडियल वन ना. मीडियल कॉन्डाइल है ना, इट इज़ मोर, यू कैन से मोर प्रोमिनेंट दैन द लैटरल कॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस. एंड ओके, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग. ओके, तो apart from that, if we talk about the muscle attachments, some of the muscle attachments, okay, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं कि अगर हम ग्रेटर ट्यूबरकल की बात कर रहे हैं, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, यहाँ पे हम देख लेते हैं. ग्रेटर ट्यूबरकल पे वी हैव गॉट, यहाँ पे ग्रेटर ट्यूबरकल हमारा ये है लैटरल साइड पे. तो हमारा देयर आर सर्टेन मसल्स, द सुप्रास्पाइनेटस, द इंफ्रास्पाइनेटस, द टीरिस माइनर. आई एम नॉट गोइंग टू इनटू द डिटेल राइट नाउ, इसके बारे में हम बात करेंगे. बट द ग्रेटर ट्यूबरकल वी हैव गॉट द अटैचमेंट ऑफ द सुप्रास्पाइनेटस, द इंफ्रास्पाइनेटस, द टीरिस माइनर. Lesser tubercle पे we have got the subscapularis, which is on the anterior aspect of the scapula. ठीक है. Okay, तो we have talked about the greater and the lesser tubercle. Apart from that, majorly we need to talk about deltoid tuberosity. हमने बात करी हुई है. The attachment of the deltoid. हाँ, this is important. That is the intertubercular sulcus. It means यहाँ पे intertubercular sulcus की अगर हम बात करते हैं, here we can see there are 3 muscle attachments. We remember it by lady between two major, that is the pectoralis major and the teres major, and the lady that is the latissimus dorsi. It means latissimus dorsi, you can say it is present at इसका जो attachment है that is on the floor of the bicipital sulcus. Apart from that, on the lateral lip of the bicipital sulcus, तो of course यहाँ पे हम bicipital sulcus जो देख रहे हैं,
इसका एक lateral part होगा that we are calling it as the lateral lip, the medial lip, and the floor of the bicipital sulcus. ठीक है, so on the lateral lip we have got the teres major, on the medial lip we have got the no sorry, on the lateral lip we have got the pectoralis major, on the medial lip we have got the teres major, and on the floor of the bicipital sulcus we have got the latissimus dorsi. So these are the three muscle attachments on, you can say, in relation to the bicipital sulcus. Apart from that, we know the medial epicondyle, the lateral epicondyle, all these flexor and the extensor compartment muscles. There is this small muscle that is called as the anconius. Anconius is again a small muscle coming from the extensor compartment and getting attached on the ulna. A small muscle on the extensor. कोई major function कुछ नहीं है, लेकिन you can say it can assist the tricep muscle for elbow extension. Hello, sir. Yeah. Sir, your voice is not audible to me. सबके लिए ऑडिबल नहीं है. No, it's audible. Sir, it's audible. वनिता सर इसकी एक बार आप लीव करके एक बार आप ज्वाइन कर लो, ठीक है. एक बार आप लीव करो फिर आप ज्वाइन कर लो, इट विल बी बेटर. अगर स्टिल रहता है तो फिर आप मेरे को बताना. आई होप शी इज एबल टू लिसन टू मी. Shall I type it here? Okay. ठीक है. Okay, so we have talked about the anconius and the flexor and the extensor compartment muscles. The three muscles, that is the pectoralis major, the teres major, and the latissimus dorsi. The deltoid tuberosity पे deltoid muscle. Okay, apart from that, just remember these two muscles. एक तो हमने flexor and extensor compartment muscles हमने देख लिया from the medial and the lateral condyle. Apart from that, there are two muscles जिनका attachment होता है. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे वैसे आगे muscles में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आइडिया ले लेते हैं. There is this brachioradialis and the extensor carpi radialis longus. So these two muscles are coming from the supracondylar ridge. ठीक है, तो origin from the lateral supracondylar. Supracondylar ridge means this is the condyle, this is the supracondylar ridge, this is the lateral supracondylar ridge, this is the medial supracondylar ridge. ठीक है, and from the lateral supracondylar ridge we have got the extensor carpi radialis longus and the brachioradialis. Just remember अभी के लिए for now, just remember the name of these two muscles originating from the supracondylar ridge and not from the condyle region, or you can say from the epicondyle. And apart from that, we are going to talk about these muscles in detail in the further classes. Okay, likewise, okay, we have talked about this thing, the intertubercle sulcus, the three muscle attachments. Apart from that, the supraspinatus, or you can say the muscles getting attached to the greater tubercle, to the lesser tubercle. Apart from that, posterior part, we have got the spiral groove for the radial nerve, है ना. Radial nerve के लिए we have got the spiral groove. Tricep का हम देख रहे हैं, we have got the medial head and the lateral head, and the long head of tricep is getting attached on the lesser, you can say, this thing, infragluteal tubercle, है ना. That is on the infragluteal tubercle, है ना. And we can see the extensor common flexor origin, the extensor origin, and all these muscles. Okay, we are I think more or less we have covered these muscles, but we are going to talk about these muscles in detail in the further classes. Okay, till now we are done with the humerus. Okay, आगे बढ़े. Yes, sir. ठीक है. Okay, ठीक है. Now starting with the scapula. Okay, तो अभी हम majorly we are just covering the bones. एक बार more or less bones cover हो, आप देख रहे हो कि bones के साथ साथ में उनकी conditions भी cover हो रही है. थोड़ी बहुत muscles attachments and वो muscles के बारे में भी हम discuss कर रहे हैं. उसके बाद हम we will be covering the muscles, and eventually हम उसके बाद कुछ important structures वगैरह जैसे होते हैं वो हम cover कर लेंगे, and with that we will be done with the anatomy part. ठीक है, तो अभी हम let's talk about the scapula. ओके, तो स्कैपुला में वी कैन कॉल इट द एज शोल्डर ब्लेड एज वेल, है ना. आई होप सबने अपने एनाटमी प्रैक्टिकल्स वगैरह में अपने कभी स्कैपुला उठा के देखी होगी. सबने देखिए स्कैपुला कितनी थिन होती है, है कितना, मतलब स्कैपुला की जो बॉडी होती है, जो ये वाला पार्ट जो स्पेशली होता है, वो कितना काफ़ी थिन होता है. एंड एंटीरियरली इट इज़ कॉनकेव इन शेप, एंटीरियरली कॉनकेव होता है, एंड पोस्टीरियरली इट इज़ कॉन्वेक्स. ठीक है,
एंड अगर अगर फंक्शनैलिटी की बात करें तो फंक्शंस तो आप ये तो बायोमैकेनिक्स तो पूरा का पूरा चैप्टर्स इसमें हमें स्कैपुला के फंक्शंस के बारे में ही पूरा निकल जाएगा उसमें. तो इट मीन्स कि फंक्शंस तो उसके बहुत सारे. अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन से दैट इट इज़ कनेक्टिंग द अपर लिम्ब टू द ट्रंक एंड ऑल दोज थिंग्स. ओके, तो मेजरली व्हाट वी आर सपोज टू टॉक हियर आर ओके, यहाँ पे हम देख लेते हैं. We have got certain parts. We can see first of all the borders. So we have got this border, that is the medial border, the lateral border and the superior border. Okay, the thing that needs to be remembered here, that we have got three angles also, the superior angle, the inferior angle and the lateral angle somewhat here. So we can say that the superior most part, or you can say the superior angle of the scapula is at the level of T2 vertebra. हमारे इसके साथ में मीडियल साइड पे यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम चल रहा होगा ना, तो वी हैव गॉट द T2 वर्टिब्रा विच इज़ एट द लेवल ऑफ सुपीरियर एंगल. T3 के लेवल पे वी हैव गॉट द रूट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला. दिस इज द स्पाइन ऑफ स्कैपुला, ठीक है. एंड स्पाइन ऑफ स्कैपुला इवेंचुअली एंड्स अप मेकिंग द एक्रोमियन प्रोसेस. एंड वी कैन सी ऑफ कोर्स द सुप्रास्पाइनटस प्रेजेंट ऑन द सुप्रास्पाइनस फोसा. इंफ्रास्पाइनस फोसा में वी कैन सी द इंफ्रास्पाइनटस, है ना. नाम भी तभी दिया हो गया होगा सुप्रास्पाइनटस, इंफ्रास्पाइनटस, है ना. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी कौन सी क्या कहते हैं, ट्रेपीजियस मसल होती है. ट्रेपीजियस के हमारे 3 फाइबर्स है, तो सुपीरियर फाइबर, द मिडल फाइबर एंड द इंफीरियर फाइबर. ऑल दीज फाइबर्स इवेंचुअली एंड अप going we can say above the spine of scapula and then gets attached somewhere here. तो it means कि सारी जितने भी मसल फाइबर्स आप देखते हो ट्रेपीजियस के, none of the fiber is going below the spine of scapula. All the fibers of the trapezius are going over, or you can say above the spine of scapula. ठीक है. Root of spine of scapula, this is the root of spine of scapula at the level of T3. This level, the superior angle at the level of T2 and the inferior angle is at the level of T7. Okay, okay. There are a bunch of actions, you can say elevation, depression, upward, downward rotation, interior, you can say medial and lateral rotation. अलग अलग functions होते हैं हमारे स्कैपुला के, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे. कौन से एक्सिस के अराउंड होता है, कौन सा प्लेन के अलाउंग होता है, we will see that. But here we are talking about its anatomy. So we can see, okay, scapula, we have got the body part, we have got the processes. तो body में अगर हम देख रहे हैं तो we can see the body, so we can see that anteriorly it is concave, posteriorly it is convex, we can say ventral surface is concave, dorsal surface is convex. We have talked about the 3 borders, the superior border, the lateral border and the medial border, ठीक है. And 3 angles, the superior angle, the inferior angle and the lateral angle, ठीक है. The 3 angles, the 3 borders and 2 surfaces. Apart from that, the spine of scapula, the acromion process and the coracoid process. Now, this is the spine of scapula, this is the acromion process, and anteriorly we have got the coracoid process. I hope everyone remembers the coracoid process, है ना. This is the coracoid process. Yes, sir. Yes, sir. And this is the acromion process, and this is the spine of scapula. Okay. 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 अगर if you look at the medial border, we can figure out, or we can appreciate here कि medial border जो है, it is cleanly, you can say it is convex in shape. Properly it is a convex shaped structure, the medial border of the scapula. ठीक है. Laterally a bit concave and then becomes convex. Superiorly it is a small region, you can say. But medial जो region है, that is of major significance. Why? Because medial border जो है, here we can see we are seeing that it is convex in shape. But we can look at a condition that is called as scaphoid scapula. Scaphoid एक bone होती है ना, कोई बताएगा कहाँ present होती है? Scaphoid एक bone है. That is one of the carpal bones. Scaphoid का literal meaning Latin में अगर देखा जाए, Latin में literal meaning of scaphoid means a boat. Boat कुछ ऐसे होती है ना, मतलब बीच में बोट है वो कॉनकेव है, एंड देन इट इज़ बिकमिंग कॉन्वेक्स, कुछ ऐसा. तो बोट लाइक स्ट्रक्चर, तभी इसका, तो अगर हम स्कैफॉइड के स्ट्रक्चर पे अगर देखते हैं, दैट इज ऑल्सो समवट बोट लाइक, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है स्कैफॉइड का. ठीक है. स्कैफॉइड की अगर हम बात करें तो स्कैफॉइड इज़ वन ऑफ द मोस्ट, यू कैन से द बोन विच गोज इनटू एवेस्कुलर नेक्रोसिस. खैर उसकी हम बात करते हैं बाद में, लेकिन स्कैफॉइड फ्रैक्चर में हम देखते हैं दिस इज द बोन विच इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली going into avascular necrosis. That is a bone, that is the scaphoid that we can talk about in the carpal. So we will see that. Okay, but यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, we have got this is the deformity जहाँ पे medial side is not convex anymore, but it is becoming a bit concave, and that condition is called as the scaphoid scapula. ठीक है. And it is a hereditary condition, है ना. तो it can,
The exact reason for this condition is not known still, but we can say that it is a hereditary, and there might be a bunch of other reasons as well. But we are calling this condition as scaphoid scapula. I hope we are clear till now. Scaphoid scapula tak. Yes, ठीक sir. है. Yes, sir. ओके ओके. एंगल्स ठीक है, सेम चीज़ अगेन अगेन मैंने डाली हुई है यहाँ पे. तो अगेन सुपीरियर एंगल, द इंफीरियर एंगल एंड द लैटरल एंगल है, वी कैन सी ऑन द लैटरल साइड. बॉर्डर्स एंड उसके अलावा हमने स्पाइन ऑफ स्कैपुला, दिस इज द स्पाइन ऑफ स्कैपुला, दिस इज द एक्रोमियन प्रोसेस, this is the coracoid process. This we know. Coracoid process is also called as the crow's beak. Right now I'm not talking about any significance, not talking about any muscle attachment still now. थोड़ा बहुत हमने जो देख लिया, but not talking about that thing. We will talk about that in the further classes. But just looking at the structures, ठीक है? Okay. Now this thing is important. The intermuscular space in the scapular region. This thing is important. तो okay. तो इसको हम relate कर सकते हैं by this particular structure. तो here what we are seeing that okay, this is the humerus. Of course this is the humerus, this is the head of humerus, this is the posterior, you can say this is the scapula. ये हमारा spine of scapula है, acromion process है, and this is the posterior aspect of, you can say, this whole structure. I hope सबको ये idea लगा ये image में क्या दिखाना चाह रहे हैं. पहले यहाँ तक सबको idea लगा. ये हमारा scapula है, ये हमारा humerus है, ठीक है? Okay. अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन सी देयर आर 3 मसल्स जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं. एक मसल हमारी ये है, दैट इज़ द लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप, ठीक है? देखो बाकी ट्राइसेप का अगर थोड़ा बहुत आप यहाँ देख पा रहे होगे, दिस इज द यू कैन से द मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप, है ना? लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप का यहाँ अटैच होगा, उनको नहीं दिखाया गया फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ द इमेज. बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दिस इज द लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप जो कि इवेंचुअली कहाँ अटैच हो रही है, हमारी ग्लिनॉइड के इंफ्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल पे ना, infraglenoid tubercle पे long head of tricep. Apart from that we have got this muscle that is the teres minor getting attached on the greater tubercle. Can anyone tell me the nerve supply of the teres minor? हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. Axillary nerve. Axillary nerve है ना? And And no. okay, great. And apart from that we have got the teres major as well, ठीक है? teres major a bit lower to that. एंड टीरीस मेजर का इंसर्शन कोई बताएगा? देखो ह्यूमरस के एंटीरियरली जा रहा है, कहीं पे यहाँ से आगे की तरफ जा रहा है. ये हमने अभी डिस्कस किया था. ऑन Tubercular surface. हाँ, ऑन द मीडियल लिप. हाँ हाँ एग्जैक्टली, बाइसेप्टिकल ग्रूव के मीडियल लिप पे ना. Sigmoid sir. हाँ ओके, middle lip of the bicipital groove. Apart from that floor पे हमने देखा था latissimus dorsi, and lateral lip पे हमने देखा था कौन सा? pectoralis major. Major. हाँ pectoralis major, ठीक है? तो ओके तो यहाँ पे बेसिकली हम इन 3 मसल्स की बात करना चाह रहे हैं. द लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप, द टेरिस माइनर एंड द टेरिस मेजर सिंपली. एंड हियर वी हैव गॉट दिस बोन दैट इज द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, एंड दिस इज द स्कैफोइड सिंपली. नाउ अब इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं? बिकॉज there are certain regions in the body जहाँ पे which is of immense importance from the anatomy point of view, because उस region से we have got certain structures जो कि वहाँ से पास हो रहे होते हैं. That is the reason why we talk about the cubital fossa. हम एक्सिला के बारे में बात करते हैं, हम बाकी popliteal fossa के बारे में बात करते हैं. क्यों करते हैं उनके बारे में बात? बिकॉज वो एक prominent या फिर एक significant region होता है जहाँ से कुछ हमारे major structures पास कर रहे होते हैं, and we must know those structures, and because of that we can फर्दर मतलब अंडरस्टैंड हाउ दैट स्ट्रक्चर फंक्शंस, ठीक है? तो इसलिए अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको सिंपली वी कैन मेक दिस स्ट्रक्चर बाय यूजिंग द इंडेक्स एंड द मिडिल फिंगर्स ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट हैंड. तो सिंपली राइट हैंड का वी हैव गॉट द इंडेक्स एंड द मिडिल फिंगर लाइक दिस, एंड द लेफ्ट हैंड का थोड़ा सा वी कैन सी द टेरिस मेजर, द इंडेक्स फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड मेकिंग द टेरिस मेजर गोइंग beneath. तो ये ना गोइंग beneath the long head of the tricep. This is the long head of tricep and the humerus as well, है ना? And this is the teres minor going above the this thing, the tricep long head, and getting attached on the humerus. तो ये कुछ इस टाइप का. Now the structures जो कि हमारे मतलब concern के है, those are these 3 spaces. The quadrangular space, quad means 4, चार साइड का जो space है, that is the quadrangular space. Upper triangular space and the lower triangular space. Lower triangular space is also called as the tricep hiatus. इस region को हम tricep hiatus कह रहे हैं. This is the upper triangular space and this is the quadrangular space. Okay, simply we have seen there are 3 spaces जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, and these spaces are being made
By the combination of these structures, the कौन सा the tricep long head, teres major and minor, and the shaft of humerus. I hope till now we are clear with these structures. अभी हम बात करेंगे क्या क्या structures पास करते हैं. Not clear. It is not clear. Okay. Again let me make Sir, it. your voice is not clear. Voice is not clear. बाकी सबके लिए भी क्लियर नहीं है. It's clear, sir. सर इट्स क्लियर अगर आपके क्लियर है सर ओके अगर क्लियर नहीं होता ना तो आप एक बार लीव करके आप ज्वाइन कर लो. देखो जब क्लियर नहीं होता ना आप एक बार लीव करके फिर ज्वाइन कर लो. अगर स्टिल रहता है देन यू आस्क मी. ठीक है, मतलब सबके लिए मैं बता रहा हूँ. एक बार आप लीव करके ज्वाइन कर लो, 1 सेकंड लगता है एंड उसके बाद फिर अगर स्टिल अगर रहता है तो देन जस्ट लेट मी नो. तो शायद हो सकता है फिर कुछ मेरे साइड से कुछ प्रॉब्लम हो. ठीक है राम्या, आई होप आप सुन रहे हो. अगर ओके Yes, sir. ठीक है ओके अब आई होप आई थिंक क्लियर है. Yes, sir. Now Oh, clear. ओके मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ. आई थिंक शायद थोड़ा फास्ट बोलने से भी मे बी शायद शायद आवाज़ क्लियर नहीं आती. हो सकता है शायद ऐसा कुछ हो. ओके तो आई होप ये स्ट्रक्चर सबको अभी तक क्लियर हो गया है. 3 स्पेसेस के बारे में हमने बात करी. बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आई होप टिल नाउ वी आर क्लियर. Yes, sir. ओके नाउ वी आर सपोज टू टॉक अबाउट द नर्व. कोई भी अगर स्पेस होता है ना, मेजरली वी हैव टू टॉक अबाउट 3 मेजर स्ट्रक्चर्स, द नर्व, द आर्टरी एंड द वेन. अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन सी देयर माइट बी सर्टन मसल टेंडन्स जो कि वहाँ से पास कर रहे होंगे या कुछ, बट मेजरली वी आर सपोज टू टॉक अबाउट द नर्व, द आर्टरी एंड द वेन. जस्ट रिमेंबर हमारा मेजर स्पेस जो है इन तीनों में से दैट इज द क्वाड्रेंगुलर स्पेस. तो इट मीन्स ऑल 3 स्ट्रक्चर्स, द नर्व एंड आर्टरी एंड अ वेन, तीनों पास करने चाहिए इस रीजन से. अगर हम इस रीजन की बात करें, यहाँ पे हम देखेंगे एक वेन पास नहीं कर रही है. यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक कौन सी एक नर्व पास नहीं कर रही. ओके हम पहले हम क्वाड्रेंगुलर स्पेस को देखते हैं. क्वाड्रेंगुलर स्पेस मेजर स्पेस है. मेजर स्पेस है तो यहाँ पे हमारे पास तीनों चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए, नर्व भी, आर्टरी भी एंड वेन भी. नर्व की अगर हम बात करें, कोई मेरे को यहाँ से मेरे को पता सकता है, मतलब यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी ना, ये हमारा सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस है. सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस है तो यहाँ से हमारी एक आर्टरी पास कर रही थी ना एंड एक नर्व पास कर रही थी. इमेज में से लिखा हुआ है. सर नो हाँ पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड एक्सिलरी नर्व. तो ऑफ कोर्स ये हमारी दो एक नर्व हो गई, एक आर्टरी हो गई. या एग्जैक्टली है ना. तो इट मीन्स कि हम इफ यू आर लुकिंग एट द इफ यू लुक एट द क्वाड्रेंगुलर स्पेस, तो क्वाड्रेंगुलर स्पेस में कहाँ गया, हाँ यही है ना क्वाड्रेंगुलर स्पेस. तो हियर वी कैन सी वी हैव गॉट द एक्सिलरी नर्व, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड द वेन. एक वेन, एक आर्टरी, एक नर्व, तीनों स्ट्रक्चर्स. एंड आई डोंट थिंक इसको हमें याद करने की जरूरत है, सिंपली वी नो है ना. यहाँ ये रीजन हमारा नेक ऑफ ह्यूमरस के पास में, तो यहाँ पे तीनों स्ट्रक्चर्स यहाँ से पास करेंगे. नाउ वी आर सपोज टू टॉक अबाउट द ट्राइसेप हाइटस और द लोअर ट्रायंगुलर स्पेस. तो नाउ इट हैज़ कम, यहाँ पे हमारा कौन सा शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस आ गया ना. तो शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस के पास में कौन सी नर्व प्रेजेंट होनी चाहिए? Radial nerve. रेडियल नर्व है ना. तो इट मीन्स वी हैव गॉट द रेडियल नर्व. रेडियल नर्व के अलावा सिंपली जस्ट रिमेंबर कौन सा जस्ट हाँ ये रेडियल नर्व एंड द वी हैव गॉट द प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी. प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी along with that the radial nerve. There is no vein that is passing through the lower triangular space. एंड अगर हम अपर ट्रायंगुलर स्पेस की बात करते हैं तो देर इज नो नर्व, ओनली एक आर्टरी है और एक वेन है. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग दैट वी हैव गॉट द कौन सा द स्कैपुलर सर्कमफ्लेक्स artery and the vein, scapular circumflex artery and vein, artery and vein passing through the upper triangular space, radial nerve, and apart from that we have got this profunda brachiae artery that is passing through the shaft. And we have got 3 structures, and the posterior circumflex humeral artery and a vein, and the axillary nerve passing through the quadrangular space. Let me know कि यहाँ तक कोई डाउट है तो. Is it clear till now? Yes, sir. ओके आई होप एवरीवन गेट्स एन आइडिया कि ये स्ट्रक्चर्स किस तरह से प्रेजेंट है एंड 3 स्पेसेस एंड द स्ट्रक्चर्स, और यू कैन से द स्ट्रक्चर्स विच आर पासिंग थ्रू दीज 3 स्पेसेस. ठीक है. ओके नाउ कमिंग अप टू द क्लिनिकल पार्ट ऑफ दैट, और यू कैन से देयर इज अ कंडीशन. आई थिंक एवरीवन हैज़ हर्ड अबाउट दिस कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज विंगिंग ऑफ स्कैपुला. नो यहाँ पे क्यों दिया हुआ है इसको, बट ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द विंगिंग ऑफ स्कैपुला. विंगिंग ऑफ स्कैपुला में मेजरली आई थिंक इतना सबको आइडिया होगा कि विच इज़ द मसल, कोई बताएगा विच इज़ द मसल दैट इज
रिस्पॉन्सिबल, Serratus anterior. दैट इज द Serratus सेरेटस एंटीरियर, एग्जैक्टली। सेरेटस एंटीरियर के अगर अटैचमेंट के बारे में बात करें, इट इज़ वी कैन से दैट अपर 8 रिब्स है ना, फर्स्ट टू 8 या फिर मोर लेस वी कैन सी सेकंड टू 8 रिब्स से इसका ऑरिजिन होता है या फिर अटैचमेंट होता है। एंड अनदर अटैचमेंट जो है दैट इज ऑन द वेंट्रल साइड। हाँ निशा, Medial border of the मीडियल, scapula. हाँ है ना, ऑन द मीडियल बॉर्डर ऑफ, एग्जैक्टली है ना, ऑन द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला एंड इसके स्कैपुला के वेंट्रल। अच्छा हम स्कैपुला ही पढ़ रहे हैं तभी यहाँ पे ये कंडीशन आई है। ओके तो यहाँ पे ओके तो यहाँ ये हम इसका वेंट्रल साइड देख रहे हैं ना स्कैपुला का, ठीक है। एंड दिस इज द मीडियल बॉर्डर, दिस इज द लैटरल बॉर्डर। तो वी कैन से कि हमारा ऑल द वे ये पूरा हमारा थोरैसिक केज है आगे, है ना। तो थोरैसिक केज का अपर फर्स्ट 8 रिब से हमारी जो सेरेटस एंटीरियर के फाइबर्स है वो ऑरिजिनेट हो रहे हैं, ऑल द वे दे आर कमिंग पोस्टीरियरली, गोइंग ऑल द वे फ्रॉम द वेंट्रल साइड। तो ये हमारे स्कैपुला के पीछे से नहीं, स्कैपुला के एंटीरियर से, वेंट्रल साइड से आएंगे एंड देन इट विल गेट अटैच्ड ऑन दिस पर्टिकुलर बॉर्डर, ऑन द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। नाउ आई वांट टू आस्क यू कि अब जब ये सेरेटस एंटीरियर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये अपना एक्शन शो करेगा ऑन द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला ना, स्कैपुला के मीडियल बॉर्डर पे इट विल शो द एक्शन। आई होप यहाँ तक सबको समझ आ रहा है। जस्ट लेट मी शो दिस, क्या चीज़ दिखाऊँ। ओके देखो जैसे जैसे हम ये देख रहे हैं, ये बुक ये जो है ये हमारा स्कैपुला है एंड ऑल द वे हमारे पूरा का पूरा जो कौन सी ये सेरेटस एंटीरियर है, सेरेटस एंटीरियर आ रही है एंड इज गेटिंग अटैच्ड ऑन द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। तो इट मीन्स सेरेटस एंटीरियर जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इट विल मेक दिस काइंड ऑफ मूवमेंट ना, हमारे क्या कहते हैं इसके स्कैपुला के ऊपर, इसको या तो पुल करेगा अपनी तरफ या फिर अगर मसल रिलैक्स करेगी तो ये स्कैपुला जो है वापस अपनी पोजीशन में आएगा। इट मीन्स इस टाइप का, दिस इज द मीडियल बॉर्डर, ये मेरा राइट साइड स्कैपुला है, मीडियल बॉर्डर है, ये लैटरल बॉर्डर है। तो मीडियल बॉर्डर पे अपना एक्शन शो करेगा ना। आई होप सबको ये बात समझ आई कि मीडियल बॉर्डर के ऊपर it will show its action on the medial border of the scapula, ठीक है। हाँ मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला के ऊपर ओके ओके। नाउ व्हाट वी सी, जो मैं एक्शन यहाँ पे दिखाना चाह रहा था, ओके मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि ओके इस तरह से, मतलब ये जो स्कैपुला है, ये पेंसिल का भी सिग्निफिकेंस है, इससे हम एक्सिस देख लेंगे। देखो ये मेरा राइट साइड स्कैपुला है, अब मैं बोल रहा हूँ स्कैपुला के ऊपर ये वाली मूवमेंट हो रही है, ओके स्कैपुला यहाँ प्रेजेंट है पीछे, स्कैपुला के ऊपर ये मूवमेंट हो रही है। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ द स्कैपुला इज कॉल्ड एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ स्कैपुला, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ स्कैपुला। अब इंटरनल रोटेशन कौन सा, जहाँ पे मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला इज गोइंग अवे फ्रॉम द थोरैसिक केज, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल रोटेशन ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला जब इस टाइप का मूवमेंट शो करेगा दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल रोटेशन ऑफ स्कैपुला। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला इज कमिंग टुवर्ड्स द रिब केज है ना, इट इज गेटिंग अटैच्ड, हमारा रिब केज से अटैच हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ स्कैपुला, ठीक है। तो जस्ट नाउ टेल मी कि हमारा जो सेरेटस एंटीरियर है वो स्कैपुला के ऊपर कौन सा एक्शन शो कर रहा होगा, इज इट द इंटरनल रोटेशन और इज इट द एक्सटर्नल रोटेशन? एक्सटर्नल रोटेशन, एग्जैक्टली इट इज द एक्सटर्नल रोटेशन। एक बार मैं फिर से मैं ऑन ही रखता हूँ कैमरा। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि सेरेटस एंटीरियर हमारा आगे से आ रहा है, स्कैपुला के मीडियल बॉर्डर पे अटैच्ड है, तो इट मीन सेरेटस एंटीरियर अपना एक्शन शो करेगा तो इस तरह से शो करेगा ना, स्कैपुला का मीडियल बॉर्डर को आगे की तरफ खींचेगा। इट मीन सेरेटस एंटीरियर जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला को इट विल ट्राई टू पुश इट टूवर्ड्स द थोरैसिक केज है ना, एंड दैट टाइप ऑफ एक्शन इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ स्कैपुला, ठीक है। एंड अपोजिट टू डैट, अगर हमारा सेरेटस एंटीरियर अगर लेट्स से वीक हो गया है या फिर पैरालाइज्ड हो गया है, तो इन दैट केस medial border of scapula will tend to go away from the thoracic cage and that is called as internal rotation of scapula, ठीक है। and okay, तो in case of winging of scapula, जहाँ पे सेरेटस एंटीरियर की वीकनेस हो जाती है या फिर पैरालाइज स्टेट में आ जाती है, तो इन दैट केस वी विल सी द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला कमिंग ऑफ है ना, कमिंग अवे फ्रॉम द गोइंग अवे फ्रॉम द थोरैसिक केज है ना। दैट्स व्हाई वी सी दिस प्रोमिनेंट मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला and this action is called as the internal rotation. It means कि in case of winging of scapula, the scapula tends to go into internal rotation. Because of that, the medial border is going away from the thoracic cage, and that is being done because of or we can say that we can see because of the weakness of the serratus anterior. And अगर serratus anterior contract कर रहा होता
तो that would have been providing external rotation of the scapula, जहाँ पे medial border of scapula would have been in contact with the thoracic cage. I hope सबको ये point समझ आया, internal and external rotation of scapula. आया कि नहीं? एक बार repeat कर दें सर. फिर समझाऊँ? Yes sir. ओके मैं ओके मेरे पास कोई छोटा स्कैपुला नहीं है, बड़ा स्कैपुला. ओके तो मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो ये इतना तो हमें समझ आ गया. ये हम स्कैपुला की तरफ देख रहे हैं, ये हमारा राइट साइड स्कैपुला है. दिस इज द वेंट्रल साइड, दिस इज द डॉर्सल साइड, पीछे वाला है ना. दिस इज द मीडियल बॉर्डर, दिस इज द लैटरल बॉर्डर. नाउ व्हाट आई एम सेइंग, सबसे पहले स्कैपुला जो मूवमेंट शो करेगा, अगर हम इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ स्कैपुला, तो इन डैट केस दिस एक्शन इज सपोज टू बी अराउंड दिस एक्सिस ना. ये एक वर्टिकल एक्सिस पास कर रहा होगा. ये हमारा एसी जॉइंट होगा ना, मतलब यहाँ पे कहीं हमारा स्कैपुला का एक्रोमिन प्रोसेस होगा, यहाँ पे हमारा एसी जॉइंट बनेगा, है ना. एंड एसी जॉइंट के थ्रू हमारा एक वर्टिकल एक्सिस है जिसके अराउंड हमारा जो स्कैपुला है वो इस टाइप की मूवमेंट शो कर रहा है, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन. यहाँ तक सबको समझ आया? वर्टिकल एक्सिस थ्रू द एसी जॉइंट, है ना. इट इज फॉर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ स्कैपुला. अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसके बारे में भी हम देखते हैं कि इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन नाम क्यों दिया गया है. बेसिकली हम क्या देखते हैं अभी, सिंपली अगर हम सिंपली इतना देखें कि मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला इफ इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द थोरैसिक केज, ठीक है. थोरैसिक केज से पीछे की तरफ जा रहा है मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, ठीक है. द मूवमेंट इज लाइक दिस, है ना. मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला इज गोइंग बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ, है ना, अराउंड द वर्टिकल एक्सिस. दैट इज, तो दिस एक्शन इज कॉल्ड एज इंटरनल रोटेशन ऑफ स्कैपुला. ओके, जस्ट इसको कोई नोट डाउन कर लो आप. मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला going away from the thoracic cage is called as internal rotation of scapula, and medial border of scapula coming towards the thoracic cage, or you can say getting pushed towards the thoracic. हमारा thoracic cage आगे present है ऐसे इस तरह से, तो thoracic cage की तरफ जब आएगा medial border of scapula, that is called as external rotation of scapula. यहाँ तक सबको समझ आया? internal rotation, external rotation, ये इस तरह से इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है. अब इसको हम इंटरनल एक्सटर्नल क्यों बोलते हैं? अगर मैं इस एक्सिस के अराउंड अगर मैं मूवमेंट देखता हूँ, तो इंटरनल रोटेशन मतलब मीडियल बॉर्डर इज गोइंग अवे फ्रॉम द थोरैसिक केज. लेकिन अगर मैं यहाँ पे एरो बनाना चाहूँ, यहाँ पे एरो शुड बी लाइक दिस ना, मतलब सबको समझ आ रही है इसकी एरो शुड बी लाइक दिस. इस तरह की मूवमेंट होगी इस एक्सिस के अराउंड, तभी तो ये एक्शन, ये पूरा स्कैपुला ऐसे मूव करेगा, तभी तो मीडियल बॉर्डर पीछे की तरफ आएगा, है ना. तभी तो हम बोलते हैं कि उस एक्शन को एज इंटरनल रोटेशन ऑफ स्कैपुला, ठीक है. Just remember simply कि medial border of scapula is going away from the thoracic cage, and that we are calling it as the internal rotation, and उसका opposite coming towards the thoracic cage, that is called as external rotation of scapula, ठीक है. And of course हमारा serratus anterior जब contract करता है, it is trying to bring the medial border of the scapula towards itself, towards the thoracic cage, and that is called as external rotation of scapula. It means ऐसे जो है serratus anterior जो है, it is trying to provide external rotation on the scapula. एंड इसका अपोजिट अगर मसल वीक हो जाती है, तो इन डैट केस मसल गोज इनटू इंटरनल रोटेशन, ठीक है, जहाँ पे मीडियल बॉर्डर इज गोइंग अवे फ्रॉम द थोरैसिक केज, ठीक है. आई होप सबको ये 2 पॉइंट समझ आ गए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है. जस्ट ट्राई इट विद सम नोटबुक और समथिंग, आप एक बार ट्राई करके देखो, एंड इजीली यू विल बी एबल टू. ओके, serratus anterior, and we can see we have got a nerve supply for the serratus anterior, that is that long thoracic nerve. ये हम brachial plexus पढ़ेंगे आई थिंक कल वाली क्लास में, वहाँ पे we will talk about the origin of this nerve, but we can see that long thoracic nerve, that is the nerve supply. इसका दूसरा नाम जो that is the nerve of Bell. Nerve of Bell इसको हम बोल सकते हैं. Nerve of Bell basically मतलब मे भी हो सकता है कि शायद जैसे हम कहीं पे मंदिर में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, तो वहाँ पे बेल बजाते हैं, तो बेल के लिए वी आर, मतलब मैंने इसको ऐसे याद रखा है कि वी आर लिफ्टिंग द हैंड, है ना, आप आर्म को लिफ्ट करते हो फॉर द बेल, एंड उसके लिए आपका serratus anterior का कॉन्ट्रैक्शन जरूरत है. तो मे भी शायद इसको नर्व ऑफ बेल इस वजह से दिया गया हो, या कुछ और भी रीज़न हो सकता है, आई डोंट नो, बट नर्व ऑफ बेल इसको बोला जा रहा है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द मेन नेम ऑफ द नर्व इज द लॉन्ग thoracic nerve, दैट इज फॉर द serratus anterior. ओके, एंड इन केस ऑफ मैस्टेक्टमी, कोई बताएगा व्हाट इज मैस्टेक्टमी? मैस्टेक्टमी इज कहीं पे भी टमी अगर TOMY अगर टर्म यूज होता है, दैट मीन्स देयर इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ समथिंग, है ना. तो इफ देयर इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट, दैट इज कॉल्ड एज मैस्टेक्टमी, है ना.
Okay, so in that case, we can, if in case of mastectomy, there might be an injury to the you can say the nerve might get damaged, and because of that also we can see the swinging of scapula. Okay, okay. There is a term that is किसी ने टर्म सुना, आइट्रोजेनिक, IATROGENIC, आइट्रोजेनिक. जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट द कॉज ऑफ एनी कंडीशन, किसी कंडीशन के कॉज के बारे में अगर हम बात करते हैं, वी से दैट दिस कंडीशन, द कॉज फॉर दिस कंडीशन इज आइट्रोजेनिक. एक तो हम बोलते हैं इडियोपैथिक. इडियोपैथिक आई थिंक सबने सुना होगा. इट मीन्स कॉज इज नॉट नोन, आई थिंक यही बोलते हैं ना, है ना. कॉज इज नॉट नोन, तब हम इडियोपैथिक बोलते हैं. आइट्रोजेनिक मीन्स किसी भी मेडिकल कंडीशन, किसी भी मेडिकल इंटरवेंशन की वजह से कोई कंडीशन अगर होती है, लेट्स से वो कंडीशन पहले नहीं थी, लेकिन मेडिकल इंटरवेंशन में भी किसी कोई ड्रग इंड्यूस करने की वजह से या फिर किसी सर्जिकल मेथड की वजह से, किसी भी वजह से कोई और नई कंडीशन उस पर्सन में अगर हमें देखने को मिलती है, देन वी कॉल इट एज आइट्रोजेनिक. ठीक है ना, टर्म ध्यान रखना, आइट्रोजेनिक. ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इट इज़ आइट्रोजेनिक इन नेचर. ठीक है, आई होप एवरीवन इज क्लियर विद द बेसिक मूवमेंट्स, द इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द स्कैपुला. अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सिस भी हमें समझ आ गया, एंड सैरेटस एंटीरियर का एक्शन भी थोड़ा बहुत हमें समझ आ गया. आगे बढ़ूँ? यस सर. ठीक है, ठीक है. इसके अलावा स्कैपुला की और भी मूवमेंट्स है, उसको हम बायोमैकेनिक्स में प्रॉपर्ली पढ़ेंगे. एक मूवमेंट हमने थोड़ा बहुत देख लिया यहाँ पे. ओके, नाउ कमिंग अप टू द इम्पॉर्टेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर. सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें लेट्स स्टार्ट विद द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम. ओके, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की अगर हम बात कर रहे हैं, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम इट मीन्स, आई थिंक सबने ये नाम सुना होगा, एंड मोस्ट कॉमनली इस कंडीशन फ्लेक्सर रेटिनाकुलम या फिर कार्पल टनल से हमारा रिलेटेड एक कंडीशन हम बहुत कॉमनली पढ़ते हैं. कोई बताएगा नाम? कार्पल टनल सिंड्रोम. आई थिंक सबसे फर्स्ट ईयर के सबसे पहला वाला एग्जाम में सबसे मेजर चीज़ यही पढ़नी होती है, कार्पल टनल सिंड्रोम. ठीक है, तो यहाँ पे ओके, तो वी कैन सी देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चर्स, जैसे मेनली मीडियन नर्व होती है जो कि हमारी कार्पल टनल के थ्रू पास कर रही होती है. ये आई थिंक मीडियन नर्व है, एंड है ना. यहाँ पे हम देख सकते हैं, इस डायग्राम में हम समझेंगे प्रॉपरली. स्पार्टन में कि अगर डायग्राम आपको कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है, बट ये बेस्ट है जो मैं बना सकता हूँ. ठीक है, ठीक है. ओके, तो स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप इन डायग्राम्स को खुद से अपने से बनाओगे तो आई थिंक वो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आप ज़्यादा समझ पाओ, मे बी, क्योंकि ये राइटिंग में ये सब शायद थोड़ा बहुत आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो. ओके, तो वी कैन सी कि मीडियन नर्व जो है वो हमारी पास करती है थ्रू द कार्पल टनल, जिसकी वजह से, जिसके कंप्रेशन की वजह से हम वी कॉल द कंडीशन एज द कार्पल टनल सिंड्रोम. कैन एनीवन टेल मी द स्पेशल टेस्ट फॉर कार्पल टनल सिंड्रोम? That is a phalanx test. हाँ, one of the test is the phalanx test. Phalanx test, and दूसरा उसका अपोजिट हम एक और पढ़ते हैं, that is reverse phalanx test. Reverse phalanx test. ठीक है. Can anyone tell me कि जब हमारे पास phalanx test था तो हम reverse phalanx test क्यों पढ़ते हैं, या फिर रिवर्स phalanx टेस्ट है तो phalanx टेस्ट क्यों है? चलो लेट्स टेक इट. मैंने आई थिंक कल वाली क्लास में भी कुछ आपको कुछ, या फिर हमने डिस्कस कर लिया था, आई थिंक कुछ था ना, मैंने ऐसे एज अ होमवर्क का वो बोला था, फिर आई थिंक हमने वो डिस्कस कर लिया था बाद में मेरे ख्याल से. चलो इस चीज़ को आप लोग ढूंढना कि मतलब जब phalanx टेस्ट हमारे पास है तो वाई द रिवर्स phalanx टेस्ट. phalanx टेस्ट कुछ ऐसा है ना, phalanx टेस्ट हम ये कर रहे हैं ना, ये दिस इज द phalanx टेस्ट, एंड इसका अपोजिट नमस्ते वाली पोजीशन जो दैट इज द रिवर्स phalanx टेस्ट, है ना. ओके, तो दोनों में, एक में रिस्ट जो है phalanx टेस्ट में वो इट इज़ गोइंग इनटू फ्लेक्शन, रिवर्स phalanx टेस्ट में इट इज़ कमिंग इनटू एक्सटेंशन. ठीक है, तो इतना तो हमें समझ आ गया, बट वाई द रिवर्स phalanx टेस्ट एंड वाई द phalanx टेस्ट. ठीक है, दोनों का क्या सिग्निफिकेंस है ये आप एक बार देखना, कल टुमारो वी विल डिस्कस दिस थिंग. ठीक है, ओके, बट बिफोर दैट वी आर सपोज टू टॉक अबाउट द कार्पल टनल or the flexor retinaculum. The flexor retinaculum, simply we can see that it is a fibrous sheath that we can see on the mainly on the above the carpal regions on the flexor side. Apart from that we have got the extensor retinaculum also. तो extensor retinaculum भी कुछ इस तरह से present होता है, but okay, right now we are going to talk about the flexor retinaculum only. तो we can see if we are talking about the origin, तो on the कौन सी side पे, on the lateral side we can see the trapezium and the scaphoid on the lateral side. And on the medial side we have got the hamate and the pisiform. हमारे पास कितनी 8 कार्पल बोन्स होते हैं ना, कोई नाम बताना चाहेगा? There are 8 carpal bones in the hand. The scaphoid, lunate, trapetrum, pisiform, trapezoid, trapezium, capitate hamate, है ना. तो trapezium, trapezoid, capitate hamate on the distal, and scaphoid, lunate, triquetrum and pisiform on the proximal line, है ना. एंड ये लैटरल टू मीडियल हम जा रहे हैं, स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रम, पिसिफॉर्म, एंड ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेटेड हैमेट. स्कैफॉइड जो होता है, स्कैफॉइड वी कैन से दैट
देखो एक तो स्कैफॉइड की हमने बात करी थी ना पीछे भी, स्कैफॉइड स्कैपुला, तो देखो स्कैफॉइड का भी शेप कुछ ऐसा ही है, मतलब मोर लेस यू कैन से बोट टाइप, मतलब यहाँ पे कुछ कनकेविटी है, तो तभी इसको हम स्कैफॉइड बोन बोल रहे हैं बिकॉज इसके शेप ऐसी इस तरह से होती है। स्कैफॉइड का एक सिग्निफिकेंस है कि स्कैफॉइड हम इसके बाद हम आगे जाके पढ़ेंगे वो एनाटमिकल स्नफ बॉक्स। तो एनाटमिकल स्नफ बॉक्स ये होता है एनाटमिकल स्नफ बॉक्स, ये रीजन होता है ये वाला, है ना। जब हम एक्सटेंड एंड एबडक्ट करते हैं थंब को, तो वी कैन सी दिस रीजन दैट इज कॉल्ड एज द एनाटमिकल स्नफ बॉक्स। तो इस रीजन के थ्रू इफ़ वी ट्राई टू पैल्पेट, जो पहली बोन जब अगर पैल्पेट होती है एनाटमिकल स्नफ बॉक्स के थ्रू, दैट इज द स्कैफॉइड, ठीक है। ओके, apart from that, okay, right now we were talking about the flexor retinaculum. तो we have seen कि lateral side पे medial side पे we have got the hamate and pisiform, जिसके साथ में attachment on the lateral side we have got the trapezium and the scaphoid. Okay, now major यहाँ पे we have seen कि यहाँ पे क्या क्या structures present है, इसको हम majorly यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से over it and beneath it, मतलब कि flexor retinaculum के over कौन कौन से structures present है, इसके beneath या फिर हमारे कार्बल टनल के थ्रू कौन कौन से structures यहाँ पे पास करते हैं। इसके लिए सिंपली सबसे पहले अगर हम इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, ये सिंपली हमारा रिस्ट का क्रॉस सेक्शन है या फिर हैंड का क्रॉस सेक्शन है। आई होप सबको ये चीज़ समझ आ रही है। ये इमेज में हम क्या देखना चाह रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे हैंड का क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ठीक है। एंड दिस इज द लैटरल साइड ऑफ द हैंड, दिस इज द मीडियल साइड ऑफ द हैंड। आई होप सबको ये चीज़ समझ आई अभी तक, ये इमेज में क्या दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये राइट हैंड है ना, राइट हैंड का ये लैटरल साइड, मीडियल साइड, ओके, ठीक है। एंड ये हमारा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, ये हमारे कार्पल बोन्स है, ठीक है। एंड ओके, दीज आर द थिनार मसल्स, थिनार एंड हाइपोथिनार मसल्स। हमारे हैंड में कुछ मसल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड, कुछ मसल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड। तो एक्सट्रिंसिक मसल्स मीन्स जो कि बाहर से फोरआर्म से मसल्स आ रही है, जो हमने फ्लेक्सर कंपार्टमेंट या एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट मसल्स देखी, एंड इवेंचुअली वो हैंड में एंटर करती है, हैंड में अपना एक्शन शो करती है ना। लाइकवाइज कुछ मसल्स होती है जो कि हमारी हैंड में ओरिजिन है एंड हैंड में इंसर्शन है, जैसे थिनार हाइपोथिनार हो गई, इंट्रोशाई मसल्स हो गई, लम्ब्राइकल मसल्स होती है, ठीक है। वो भी हम मसल्स को देखेंगे, उनका भी ओरिजिन इंसर्शन। बट अभी हम देख रहे हैं कि कुछ मसल्स है जो कि ओरिजिन इंसर्शन बोथ आर इन द मसल इटसेल्फ, एंड दोज आर द इन द हैंड इटसेल्फ, दोज आर द इंट्रिंसिक मसल्स। एंड कुछ मसल्स है जो कि हमारे बाहर से एंटर कर रही है इन द हैंड, दोज आर द एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड। ओके, तो ओके, तो वी कैन सी ऑन थिनार मसल्स ऑन द लैटरल साइड, या फिर सिंपली इसको आप याद रख सकते हो, टी फॉर थिनार, टी फॉर थंब। तो इट मीन्स कि लैटरल साइड पे वी हैव गॉट द थंब, है ना। ये कीपिंग इन माइंड की एनाटमिकल पोजीशन, दिस इज द वेंट्रल साइड ऑफ द हैंड, दिस इज द डॉर्सल साइड ऑफ द हैंड, एंड इस साइड पे हमारा थंब प्रेजेंट होगा, एंड लैटरल साइड पे, एंड वी हैव गॉट द थिनार मसल्स ऑन द साइड ऑफ द थंब, and hypothinar on the contralateral side, or we can say on the opposite side. Those are the hypothinar muscles. Okay, now what we need to remember here is we have got 5 muscles, 2 arteries and 4 nerves. ये याद रखना ज़रूरी है, 5 muscles, और you can say 5 muscle tendons. and ये तो muscles के बारे में हम बात करेंगे, these are all going to be the extrinsic muscles. Why not the intrinsic muscles? Because हम अभी बात कर रहे हैं ऑफ द रीजन जो कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, जो कि हमारा हैंड रीजन के जस्ट बिगिनिंग पे है। तो ऑफकोर्स देर इज़ नो स्कोप फॉर द इंट्रिंसिक मसल्स टू बी हेयर ना। तो हमारी एक्सट्रिंसिक मसल्स जो कि फोर आर्म से एंटर करेगी एंड देन दे विल एंटर द हैंड, ठीक है। तो देर वी हैव गॉट 5 मसल्स विच, और वी कैन से 5 मसल टेंडन्स विच आर पासिंग थ्रू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, और यू कैन से विच इज पासिंग क्लोजली इन क्लोज रिलेशन विद द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सारी मसल्स की बात करें, फोर आर्म की सारी मसल्स जो कि हैंड में एंटर कर नहीं फोर आर्म की सारी मसल्स की अगर हम बात करते हैं, तो दीज आर वी हैव गॉट 5 सुपरफिशियल मसल्स एंड 3 डीप मसल्स। सिंपली जस्ट रिमेंबर 5 सुपरफिशियल एंड 3 डीप मसल्स। अगर यहाँ पे याद नहीं होती कोई इशू नहीं है, हम इसको अगेन मसल्स में जब हम अपर लिम्ब मसल्स पढ़ेंगे वहाँ पे इसका हम ट्रिक भी पढ़ेंगे कैसे इसको हम याद करेंगे। लेकिन अभी के लिए we just need to see that we have got 5 superficial muscles, है ना। we have got the pronator teres, flexor carpi radialis, है ना, palmaris longus, flexor digitorum superficialis, and ये सारी muscles, ठीक है। and 3 deep muscles, ठीक है, pronator quadratus and all these muscles, ठीक है। तो out of these 8 कितनी होगी, 8 muscles है ना। out of these 8 muscles we have got 5 muscles जो कि पास करती है through the flexor retinaculum। तो we have got 3 out of 5 we have got 3 superficial, and out of 3 we have got 2 deep muscles.
it means flexor carpi radialis, palmaris longus, flexor digitorum superficialis. These are the three superficial muscles. And दो flexor digitorum profundus and flexor pollicis longus, ये दो हमारी deep muscles, ठीक है. These are the only 5 muscles, मतलब ये 3 हो गई and ये 2 हो गई. ये सारी 5 muscles जो है, ये 5 muscle tendons हमारे पास करते हैं through the flexor retinaculum. Let me know कि यहाँ तक सबको समझ आया जो मैं बताना चाह रहा हूँ. Yes, sir. यहाँ तक सबको समझ आई बात. We have got the 5 muscle tendons which are passing through the flexor retinaculum. Okay. इसमें से मेजरली सबसे पहले 2 मसल्स की हम बात कर लेते हैं. We have got the flexor digitorum superficialis, flexor digitorum profundus. Simply इसको अगर हमें याद रखना है, फ्लेक्सर इट मीन्स ऑफ कोर्स फ्लेक्सर कंपार्टमेंट मसल. यहाँ पे कोई एक्सटेंसर कंपार्टमेंट मसल्स तो नहीं होगी ना. वो तो अगर हम एक्सटेंसर रेटिनाकुलम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारी शायद एक्सटेंसर कंपार्टमेंट मसल हमें देखने को मिले. लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पे कोई एक्सटेंसर मसल नहीं देखने को मिलेगी. वी विल सी ओनली द फ्लेक्सर कंपार्टमेंट मसल्स. अपार्ट फ्रॉम दैट फ्लेक्सर डिजिटोरम इट मीन्स ये सिर्फ डिजिट्स में एंटर कर रही होगी. पॉलिसिस में या फिर पॉलेक्स मीन्स थंब, ठीक है. हेलेक्स मीन्स ग्रेट टो, फुट में जो ग्रेट टो होता है दैट इज द हेलेक्स. पॉलेक्स मीन्स हैंड में जो थंब होता है, ठीक है. तो थंब में जो एंटर करेगी वहाँ पे हम पॉलिसिस टर्म यूज़ करेंगे. लेकिन अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं वी हैव गॉट द ओनली द हेलेक्स, ठीक है. ओनली द डिजिटोरम, ठीक है. मतलब डिजिटल जो मसल्स है जो कि हमारे डिजिट्स में एंटर कर दी है, ठीक है. तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड दिस इज द प्रोफंडस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस. सुपरफिशियलिस एंड प्रोफंडस से भी अगर हमें क्या समझ आता है, प्रोफंडस मीन्स इट इज़ profound मीन्स इट इज़ मोर डिस्टल than the superficialis, and that's why we can say कि flexor digitorum superficialis is getting inserted a bit proximal to the flexor digitorum profundus. It means अगर मैं आपको इस तरह से दिखाऊं कि flexor digitorum superficialis हमारे कहीं ये MCP जॉइंट है, MCP को क्रॉस करके कहीं ना कहीं यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी. एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस इट मीन्स पूरा प्रोफाउंडली पूरा हैंड को क्रॉस मतलब कवर करेगा. तो इट मीन्स फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस पूरा हमारा फिंगर टिप्स तक जाके इंसर्ट करती है, ठीक है. तो इट मीन्स कि अगर मैं रेजिस्टेंस देता हूँ फॉर माई फ्लेक्शन मूवमेंट एट द DIP, दिस इज द PIP, दिस इज द DIP, है ना. तो DIP पे अगर मैं फ्लेक्शन के लिए अगर मैं रेजिस्टेंस देता हूँ तो राइट नाउ आई एम टेस्टिंग सोनली द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस. लेकिन अगर मैं रेजिस्टेंस देता हूँ फॉर फ्लेक्शन एट द MCP जॉइंट, यहाँ पे MCP पे, तो इन दिस केस आई एम टेस्टिंग बोथ द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एज वेल एज द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस. ये सबको समझ आया, ये 2 मसल्स, ठीक है. तो वी हैव गॉट द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस. अपार्ट फ्रॉम दैट ये देखो, ये जो डार्क ब्लू में जो दिखाया ये सारे हमारे मसल टेंडन्स है. यहाँ पे 4 क्यों दिखाया होगा, 4 डिजिट्स है ना. तो 1 2 3 4 है ना, 4 डिजिट्स प्रोफंडस के लिए, 4 डिजिट्स के लिए हमारा मतलब ये सुपरफिशियलिस, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव गॉट द फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस अगेन, जो कि हमारा अगेन इट इज प्रेजेंट इनसाइड द क्यूबाइटल फोसा, इनसाइड दिस not the cubital fossa, inside this carpal tunnel, inside the carpal tunnel. Yeah, we have got the flexor pollicis longus. Apart from that we have got another one that is the flexor this thing carpi radialis and the palmaris longus. 5 हमारी हो गई. palmaris longus, flexor carpi radialis on the radial side, flexor pollicis longus somewhat in between. Apart from that 2 more, flexor digitorum superficialis and flexor digitorum profundus, and only the palmaris longus is present above the flexor retinaculum. Apart from that we have got all the other muscle tendons which are passing through this carpal tunnel, ठीक है. यहाँ तक सबको समझ आया. 5 मसल टेंडन्स, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है. एंड वी हैव गॉट सम बर्सा. कोई मेरे को बताएगा बर्सा होता क्या है, बर्सा का सिग्निफिकेंस क्या होता है. बर्सा बेसिकली इट इज फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट, Yeah. रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन. एग्जैक्टली. तो बर्सा मीन्स इट इज अ फ्लूइड फिल्ड सैक, है ना. एंड मोस्टली यू विल फाइंड बर्सा जैसे कहीं पे बोन के साथ में मसल, बोन के क्लोजली मसल पास कर रही है कहीं पे, जैसे लेट्स से कि ये हमारी बोन है, इसके पास से ये मसल टेंडन कहीं पास कर रहा है. तो वी विल फॉर श्योर वी विल सी अ बर्सा इन बिटवीन बोथ द स्ट्रक्चर्स, ताकि वो फ्रिक्शन कम कर सके. वरना अगर बर्सा प्रेजेंट नहीं होता है, फिर कुशनिंग अगर नहीं होती
तो इस केस में मसल टेंडन के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, मसल के वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन की वजह से जो बोन है वो इसका इरोजन बहुत जल्दी होता है, इसलिए हमारे पास बर्सा बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बर्सा एंड लाइकवाइज वी कैन सी क्लोजली related to these two muscle tendons, the radial bursa around the flexor pollicis longus, the ulnar bursa around these two muscle tendons, है ना, the flexor pollicis, flexor digitorum superficialis and the flexor digitorum profundus. I hope till now we are clear with the 5 muscle tendons. तो फिफ्थ कौन सी है मतलब? फिफ्थ मसल हमारी ये पाल्मेरिस लॉन्गस, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 है, फिफ्थ है, ठीक है। ओके ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट 2 आर्टरीज, 2 आर्टरीज होंगी ऑफ कोर्स, एक रेडियल साइड पे, एक हमारी अल्नर साइड पे। तो वी हैव गॉट द अल्नर आर्टरी ऑन द अल्नर साइड, अनदर वन इज द रेडियल आर्टरी, not the radial artery but a branch of that is the superior branch of radial superficial branch of radial artery. Radial artery आगे we will see कि यहाँ पे we will see कि एक सेकेंड यहाँ पे कहीं देखेंगे, हाँ तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी अलग अलग ब्रांचेस होती है रेडियल आर्टरी की, सुपरफिशियल ब्रांच एंड अनदर डीप ब्रांच, है ना। तो वी विल सी द सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल आर्टरी विच इज कमिंग टुवर्ड्स द फ्लेक्सर रीजन और द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द हैंड, एंड इवेंचुअली वी विल सी कि हमारी सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल आर्टरी ऑन द रेडियल साइड एंड द डीप ब्रांच, सॉरी द अल्नर आर्टरी ऑन द अल्नर साइड। तो 2 आर्टरीज हो गई एंड 4 नर्व्स। इनमें से एक नर्व जो कि सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, दैट इज द मीडियन नर्व। ऑफ कोर्स इट इज सपोज टू बी प्रेजेंट इन साइड दिस कार्पल टनल, है ना, एंड ऑफ कोर्स दैट नर्व इज गेटिंग इम्पिंज्ड इन केस ऑफ दिस कंडीशन, दैट इज द फ्लेक्स दिस थिंग, क्या नाम है कंडीशन का, कार्पल टनल सिंड्रोम, हाँ कार्पल टनल सिंड्रोम के केस में, ठीक है। एंड उसके लिए हमारे 2 स्पेशल टेस्ट है एंड मैंने आपको बताया कि दोनों में डिफरेंस क्या है, वो आपको देख के आना है। ओके तो हमारी एक नर्व ये हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव गॉट एन अनदर नर्व यहाँ पे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव गॉट 2 क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ बोथ द नर्व्स, मीडियन नर्व का क्यूटेनियस ब्रांच एंड मीडियन नर्व का क्यूटेनियस ब्रांच एंड अल्नर नर्व का क्यूटेनियस ब्रांच, ठीक है। So we have got the superficial branch or the cutaneous branch of the ulnar nerve and the median nerve. Apart from that, we have got the median nerve and the ulnar nerve. Median nerve inside this tunnel and the ulnar nerve on the side of the ulnar side. ठीक है, तो we have talked about. I hope अब हमें ये इमेज थोड़ी बहुत और क्लियर हो रही है ना। 4 नर्व्स की बाद में बात कर ली, 1 2 3 4, इन दोनों के 2 क्यूटेनियस ब्रांचेस है एंड मीडियन एंड अल्नर नर्व, 2 आर्टरीज है, अल्नर आर्टरी एंड सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल आर्टरी, एंड 5 मसल टेंडन्स है हमारे, ये 2, apart from that this one, this and this, 5 muscle tendons, and as a whole that makes the flexor, this thing, the carpal tunnel, and this is the flexor retinaculum. I hope till now we are clear with the structures. सर रेडियल आर्टरी कहाँ पर है? मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। ये वाली है नहीं ये वाली है, ये वाली आर्टरीज हमारी सिर्फ एक सर्कुलर इसमें है, तो सर्कुलर में हमारी ये वाला ना, आई नो ये थोड़ा सा ये ऑश पॉश हो रहा है, थोड़ा सा आप ये इसको ना खुद से बनाओ तब तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। बट ये हमारी अल्नर आर्टरी है, ये हमारी सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी है, ठीक है। जो डार्क में है वो हमारे मसल टेंडन्स है एंड ब्लैक में जो है वो हमारा नर्व्स है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4 नर्व्स है, ठीक है। Okay, the last topic that was supposed to be the cubital fossa. Just give me 10 minutes. मैं 10 minutes में इसको कवर कर लेता हूँ, बिकॉज ये लास्ट टॉपिक था, थोड़ा सा हम पीछे चल रहे हैं टाइम से, बट ठीक है। ओके, क्यूबिटल फोसा के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, अगेन अनदर स्ट्रक्चर दैट वी आर सपोज टू टॉक अबाउट इन दिस रीजन। ओके, तो क्यूबिटल फोसा, सबसे पहले क्यूबिटल फोसा जो है, क्यूबिटल फोसा इज यू कैन से होमोलोगस टू अनदर स्ट्रक्चर। हमारा लोअर लिम्ब में एक स्ट्रक्चर होता है ना, कोई बताएगा उससे नॉट होमोलोगस, एनालोगस टू, हाँ इट इज, हाँ पॉप्लिटल फोसा है ना, एग्जैक्टली। तो पॉप्लिटल फोसा इज, इसका शेप क्या होता है, डायमंड शेप होता है ना, रोम्बॉइड शेप स्ट्रक्चर होता है ना, लेकिन है ना, लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द क्यूबिटल फोसा इट इज ट्रायंगुलर इन शेप। ओके, अब हम कोई भी अगर बाउंड्री के बारे में बात करते हैं, मतलब बाउंड्रीज ऑफ एनी स्ट्रक्चर, लेट इट बी द कोई भी क्यूबिटल फोसा या पॉप्लिटल फोसा है, या फिर हमारा कौन सा होता है
फिमोरल ट्रायंगल है या कोई भी स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे वी आर सपोज टू टॉक अबाउट नॉट ओनली द मसल्स, मतलब हम सिंपली यहाँ पे सिर्फ इतना नहीं बोल सकते कि हमारी ये मसल एंड ये लाइन जो है ये मिलके हमारी क्यूबिटल फोसा बनाती है, बट वी आर सपोज टू टॉक अबाउट द साइड ऑफ दैट मसल एज वेल, कि मतलब जैसे ब्रेकियोरेडियलिस है, तो ब्रेकियोरेडियलिस का कौन सा साइड, इज इट द मीडियल बॉर्डर ऑफ द ब्रेकियोरेडियलिस और द लैटरल बॉर्डर ऑफ द ब्रेकियोरेडियलिस विच इज पार्टिसिपेटिंग इन द क्यूबिटल फोसा, ठीक है। तो अभी अगर हम क्यूबिटल फोसा के बारे में अगर हम बात करना चाह रहे हैं, तो वी आर कंसर्न विथ दिस ट्रायंगुलर स्पेस, दिस ट्रायंगुलर रीजन, तो फॉर श्योर it is the medial, so this is the radial side, lateral side, this is the medial side, so this is the medial border of the brachioradialis, the lateral border of the pronator teres muscle, and apart from that the imaginary line between both the condyles or the humerus. These are the three, you can say, the structures which are making the boundaries of the cubital fossa, ठीक है। एक बार मैं अगर यहाँ पे फिर से दिखाऊँ, lateral border of the cubital fossa is being formed by the medial border of the brachioradialis muscle. I hope सबको ये लाइन समझ आया, medial border of the brachioradialis making the lateral border of the, हाँ ठीक है, ओके। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ बिकॉज when we will talk about the femoral triangle, वहाँ पे we will see कि there is a muscle that is adductor, कौन सी adductor magnus I think, ठीक है। तो उसका क्या होता है कि that muscle is जैसे मान लो उस मसल का लैटरल बॉर्डर जो है दैट इज पार्टिसिपेटिंग इन दैट, तो इसका मतलब वो मसल खुद भी पार्टिसिपेट कर रही है उस फोसा के अंदर, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उस मसल का एक बाउंड्री है, वो भी उस फिमोरल ट्रायंगल का बाउंड्री बनाती है। तो इसलिए यहाँ पे मैं इतना प्रिसाइजली मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे ब्रेकियोरेडियलिस का मीडियल बॉर्डर मेकिंग द लैटरल बॉर्डर ऑफ द क्यूबिटल फोसा, the lateral border of the pronator teres making the medial border of the cubital fossa, and this line, imaginary line, making the base of the cubital fossa, ठीक है। Okay, again, why this structure is significant, because we have got these nerves and arteries and the veins which are passing through this structure. We will see that in here, but these are passing through this structure, and that's why this region becomes of immense importance, ठीक है। Okay, now talking about the roof and the floor, this is very simple. So roof, simply roof is being made by the, of course, the skin, है ना, तो overlying skin and the superficial fascia and the deep fascia. Apart from that, the bicipital aponeurosis का मतलब of course bicep muscle है, bicep muscle का this is the tendon। कोई मेरे को बताएगा ये टेंडन कहाँ पे अटैच हो रहा है, बाइसेप मसल का ये टेंडन कौन सी बोन्स पे अटैच हो रहा है, रेडियल ट्यूबरोसिटी पे, ओके। रेडियल ट्यूबरोसिटी, हाँ एग्जैक्टली। तो लेकिन इसके अलावा वी कैन सी देयर इज दिस थिन, यू कैन से थिन फेशिया, जो कि या फिर थिन शीथ, दैट इज कमिंग अगेन फ्रॉम द टेंडन ऑफ द बाइसेप, दैट इज कॉल्ड एज बाइसेपिटल एपोनेरोसिस, एंड दैट इज अगेन पार्टिसिपेटिंग इन द कंटेंट एज वेल एज द रूफ ऑफ द क्यूबिटल फोसा एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे वी विल सी कि इसका मतलब रूफ मीन्स द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द क्यूबिटल फोसा, ठीक है। तो इट इज द स्किन, द सुपरफिशियल एंड द डीप फेशिया, द बाइसेपिटल एपोनेरोसिस। एंड इफ यू टॉक अबाउट द रूफ, अबाउट द फ्लोर, तो फ्लोर के लिए वी हैव टू रिमूव ऑल दीज स्ट्रक्चर्स, हमें बाइसेप रिमूव करना पड़ेगा, हमें बाकी सारे स्ट्रक्चर्स रिमूव कर दिए। उसके बाद अब हम देख सकते हैं जो बॉटम मोस्ट स्ट्रक्चर जो है हमारा क्यूबिटल फोसा का, दैट इज मेजरली द ब्रेकियालिस मसल। नाउ नीड्स टू बी रिमेंबर्ड, ब्रेकियालिस मेजरली it is participating in the floor of the cubital fossa. Apart from that a bit of supinator muscle as well, the supinator का थोड़ा सा part makes some part distally, but majorly it is the brachialis which is participating proximally, making the floor of the cubital fossa. I hope till now we are clear, we are done with the floor and the roof, ठीक है। यहाँ पे कुछ समझने वाला नहीं है ना मेजरली, यहाँ पे तो सिर्फ हमें ये मेजरली वी नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स, है ना, द फ्लोर एंड द रूफ, अपार्ट फ्रॉम दैट द बॉर्डर्स ऑफ द क्यूबिटल फोसा। यहाँ तक क्लियर है हमें? यस सर, ठीक है, यस सर। ओके। आई थिंक ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है आज के लिए। ऐसा करें आज यहाँ पे रोक दे क्या, रोक ही देते, बिकॉज आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली, इसको वापस फिर प्रोसेस करने में भी टाइम लगेगा। तो ठीक है, इसको आज फिर आप इतना एक बार आप देख लो, जस्ट आई वुड सजेस्ट कि एक बार इसको आप एक बार गो थ्रू करो, जितना हम कवर करते हैं ना, एक बार वापस जस्ट रीड भी कर लोगे ना, या फिर इमेजेस भी देख लोगे, तो एक बार आपके माइंड में फ्रेश रहेगा कि हमने पढ़ा क्या था, ठीक है। इसको हम कल ही करते हैं, मैं फालतू में इसको खींच रहा हूँ, इसको हम कल ही कवर करते हैं, ठीक है। ओके,
ठीक है, ओके, तो देन लेट्स रैप इट अप एंड जस्ट लेट मी नो कोई अगर डाउट रहता है या कुछ रहता है आप मेरे को अभी पूछ सकते हो या फिर आप टेक्स्ट कर दो बाद में, तो फिर बाद में सर आप एक हाँ क्वेश्चन है हाँ हाँ सर, निशा मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला वर्टिकल कॉलम से कितना अवे होता है डिस्टेंस सर? ये सूरज कुमार का क्वेश्चन है आई थिंक, है ना? सूरज कुमार ने यस सर, किसी बुक में अलग है किसी बुक में अलग दे रखा है। ऑप्शंस क्या है, मैं भूल गया, आई थिंक 2, 2.5, हाँ 3, 2.5 है, 3.5। 2.5 आई थिंक। 2.5 तो देखो अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा ना, क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है तो Yes. वहाँ पे ये रेंज में आएगा, मतलब अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो वहाँ पे ऑलमोस्ट ये आपको वैसे मिलेगा, मतलब रेंजेस में मिलेगा आपको। इतना प्रिसाइजली किसी क्वेश्चन पेपर में मैंने, मतलब किसी एग्जाम में मैंने ऐसे नहीं देखा कि 2.5 देन 3 देन 3.5। फॉर श्योर ये अलग वैरी करेगा ना, मतलब किसी पर्सन में 2.5 हो सकता है, किसी में 3 हो सकता है, तो 0.5 का डिफरेंस आप कैसे बता सकते हो कि ये इतना ही होता है? तो वो मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन गलत है, जहाँ पे ऑप्शंस में हाँ ये ऑप्शन में रख सकते हैं कि 2.5 देन लेट्स से 7 सेंटीमीटर देन लेट्स से 10 सेंटीमीटर, ये रख सकते हैं, बट नॉट 2.5 देन 3 देन 3.5। ये ऑप्शंस मेरे ख्याल से वैलिड नहीं है। तो बट हाँ आप रेंज लेके चल सकते हो कि ऑलमोस्ट 2 to 3 सेंटीमीटर ले लो, या फिर कहीं पे ऑप्शन में अगर 2.5 आता है आप 2.5 रख लो, ठीक है? ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके निशा, चलो ठीक है, लेट्स वाइंड अप नाउ। थैंक यू एवरीवन, ओके थैंक यू।